हाँ, मुझे डर लग रहा था इस बार बजट देख के। 10% जो ग्रोथ है पता नहीं अचीव होगी या नहीं होगी। पॉसिबल है तो वो कैसे पॉसिबल है? आपको पता है चाइना का सेविंग्स रेट क्या है? 45%। बिगेस्ट नेगेटिव है हम लोग 38 37 38 थे, अभी 29.7 पे। जो 20 से 30 वाली जनता है वो सैटरडे संडे को थोड़ा पब वब में जाके और ये रेस्टोरेंट में और इधर उधर गेड़ी मारने से अच्छा है कि उस पैसे को अगर हम आज से 30 साल तक 8% ग्रोथ पे जाएंगे और एक 10% ग्रोथ पे जाएंगे, हमारा जो डिफरेंस इन साइज होगा इकोनॉमी का वो कितना बड़ा 2 to होगा। 3 टाइम्स होगा पर कैपिटा। चाइना ने कितने साल 10% पे 20 साल। हाँ, कंपेयर तो टू अगर हम 1.5 लाख करोड़ मान लीजिए और एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें और 1.5 लाख करोड़ इसमें खर्च करें आयुष्मान भारत में, उसमें हमको किससे ज्यादा फायदा होगा? एवरी फार्मर इन तेलंगाना हैज अ लाइफ इंश्योरेंस। मतलब अगर 100 स्ट्रीट वेंडर्स हाँ। उनको पैसा मिल रहा है तो 90 जो हैं वो रीपे कर रहे हैं। एक टेम्पल एक विलेज में जो ऑपरेट करता है, अभी जो आउटस्टैंडिंग है 25,000 करोड़ है। 10 साल हमको हो गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते कहते, लेकिन नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, नमस्ते। कैसे? वेलकम बैक। थैंक यू। नया नंबर आया है जीडीपी का, लग रहा है कि अच्छा इकोनॉमी चल रहा है। ग्रोथ का जो नंबर आया है थर्ड टाइम इन अ रो, मोर देन 8%। राइट। सो प्रोबेबिलिटी है कि बहुत साल बाद जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% से ज़्यादा होगा। पहले तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरीके से ये जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसका एक परिणाम है। और लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि अभी भी हम 10% जो ग्रोथ है वो मतलब लग रहा है कि शायद पता नहीं अचीव होगी या नहीं होगी। तो वो कितनी दूर है और अगर पॉसिबल है तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी सभी ने ये मान लिया है कि ठीक है, अभी तो 8% भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन कम से कम चलो वो अचीव हुआ, लेकिन 10% हमको ग्रोथ चाहिए अगर हमको चाइना से compete करना है, तो वो एक बहुत ज़रूरी नंबर है। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम उस पर पूरे कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द करंट जीडीपी ग्रोथ नंबर जो आया है 8% से ज़्यादा। राइट। सो जो करेंट नंबर आया है, सो दिस हैज सरप्राइज्ड एवरीवन। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस क्वार्टर में 8.4 आएगा। बाकी जो आप 8% 2 क्वार्टर के आप बोल रहे हो वो तो रिवीजन हुआ है, पहले नहीं था नंबर। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ग्रोथ भी ज़्यादा है, दूसरा ये है कि लास्ट ईयर का नंबर थोड़ा कम भी हुआ है। तो लास्ट ईयर का ग्रोथ 7.2 पहले खा गया था, अभी 7 हो गया। जब आपका बेस थोड़ा कम होता है तो मैकेनिकली थोड़ा इस साल का बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली वन वे स्ट्रीट, बट स्टिल हैविंग सेड दैट ये नंबर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, एनकरेजिंग। एंड इस दिस ईयर ऑल्दो वी इट्स रीजनेबल नाउ टू थिंक अबाउट 8%, बट ऑफिशियल प्रोजेक्शन अभी भी 7.6 है। तो ऑफिशियल उसी डॉक्यूमेंट में अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल प्रोजेक्शन है इस दिस ईयर विल बी एट 7.6। बट बिफोर थिंकिंग अबाउट हैव वी रीच्ड 8% और नॉट, एक एवरी क्वार्टर 1 or 2 quarters इज नॉट अ राइट थिंग टू लुक एट। तो 3 साल का 3 4 5 साल का ट्रेंड देखना पड़ेगा। अब 5 साल कोविड आ जाएगा तो आप छोड़ दीजिए, अगले पिछले 3 साल 2 साल देखेंगे, तीसरा साल अगर आप जाओगे तो कोविड उसमें भी रिकवरी आधा आएगा। कोविड ही था, हाँ। तो वी आर डूइंग लाइक 7% एंड 7.6%, मे बी वील डू 7.8, एंड द नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्शन इज 7%। तो ऑन एन एवरेज अभी भी हम 7%, 7.3 उसी में है। वी हैव नॉट रीच द 8% लेवल, वो तो पहली बात है, बट विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ बेटर देन एनी अदर इकोनॉमी। बाकी सब लोग चाइना द एक्सपेक्टेशन इज 4%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डेवलप्ड वर्ल्ड में तो यूरोप में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यूएस में एट द बेस्ट दे विल डू 2.5%. So that way, other than some country like Indonesia which are doing well, and some of them others are in deep trouble like Pakistan हो, जो भी neighboring country हो, Brazil हो, all of them are in trouble. That way this is a very good set of numbers. But second question जो आपने पूछा कि हमें 10% चाहिए, 10% if you want to be a middle income country, we have to reach a per capita of $10,000. अभी we are at $2,500. वो तो बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एट दिस लेवल इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। जो ये 5 ट्रिलियन ये सब हो जाएगा, लेकिन टू बिकम रियली रिच यू हैव टू बी यू शुड मेजर एट पर कैपिटल लेवल। तो इसके लिए वी आर फार, वी आर नॉट एनीवेयर क्लोज, बट देन दिस इज़ अ पॉजिटिवली सरप्राइजिंग नंबर जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक बहुत जो गवर्नमेंट का मेहनत है, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकवर्ड, आई थिंक ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट इस साल क्या हुआ, एग्रीकल्चर डिड बैड,
क्योंकि एज यू नो रेनफॉल वाज नॉट दैट ग्रेट. एग्रीकल्चर इज 1.2 और 1.3%. इनफैक्ट इस क्वार्टर में जो 8.4% है, एग्रीकल्चर इज -0.8%. डिस्पाइट दैट वी आर डूइंग दिस. अगर एग्रीकल्चर नेक्स्ट ईयर मानसून अगर अच्छा हो जाता है तो वी शुड डू बेटर. बट देन आर वी एनीवेयर क्लोज टू 10%? आंसर इज डेफिनेटली नो. आई डोंट थिंक हम उसके पास भी है. तो दिस इज वन ऑफ एक्सेप्शन. आई स्टिल थिंक वी आर एट 7.5% लेवल, नॉट एट 8% लेवल. तो 10% हम कैसे ला सकते हैं, क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी और वो क्यों नहीं आ पा रहा है? पहले ये 10% नंबर क्रिटिकल क्यों है, तो ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा. मतलब मैं चाहूँगा कि आप वो भी कैलकुलेशन भी बताएं. अगर हम आज से 30 साल तक 8% ग्रोथ पे जाएंगे और एक 10% ग्रोथ पे जाएंगे तो हम हमारा जो डिफरेंस इन साइज होगा इकोनॉमी का वो कितना बड़ा 2 to होगा? 3 टाइम्स होगा पर कैपिटा. बिकॉज कंपाउंडिंग में ऐसा ही होता है. कंपाउंडिंग इतना फर्क पड़ता है, बट 30 साल तक नहीं जा पाओगे. द प्रॉब्लम इज वन ऑफ द रीजंस वाई हम लोग एनालिस्ट लोग एक जो भी बात करते हैं ना, हम लोग एक मिस्टेक करते हैं. जब भी जीडीपी का नंबर आता है हम लोग ऐसे बात करते हैं सिर्फ सरकार की वजह से हो रहा है, बुरा भी या अच्छा भी. ऐसा नहीं है. सरकार इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स. लोग है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, देयर इज व्हाट वी डू, आवर एजुकेशन, बहुत बहुत सारी चीज़ है. 30 साल बाद क्या होगा, जो हम अभी डेमोग्राफिक स्वीट स्पॉट पे है, 30 साल बाद वो नहीं रहेगा. यू नो वी विल हैव, इवन इफ यू हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट, नीदर 8% नॉर 10% इज गोइंग टू बी पॉसिबल. वो नहीं होगा. जो भी है अभी करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम है. चाइना ने कितने साल 10% पे 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल 10% से ज़्यादा. वही मैं बोल रहा हूँ, 10% क्यों इंपॉर्टेंट है. सारे ये जो देश है, जो फ्रॉम पावर्टी हु केम मिडिल इनकम या रिच देश हो गए, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, ताइवान हो, ऑल ऑफ दीज पीपल almost for 2 decades they had a 8.5 9% plus growth. in China's case तब लोग कह रहे थे कि ये सब छोटे मोटे देश है, भारत के साथ कंपैरिजन गलत है. लेकिन चाइना ने कर दिखाया कि इवन अ लार्ज कंट्री एज लार्ज एज इंडिया, 1980 में हमारा पर कैपिटा इनकम सेम था. दे ग्रू एट 10% फॉर 20 years. अभी उनका स्लो डाउन चल रहा है लास्ट आफ्टर 2008 क्राइसिस, बट उनका जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल है. तो इसीलिए इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिच कंट्री यू नीड, और इवन अ मिडिल इनकम कंट्री, आपको चाहिए, यू हैव टू गो. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 10 9.8 भी चलेगा, मतलब 10.5 भी चलेगा. यू हैव टू ग्रो देयर, बट फॉर गोइंग देयर यू नीड 2 थिंग्स. आपने पूछा कैसे हो सकता है. लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रोज ओनली फॉर 2 रीजन्स. 2 ही कारण है, और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें. 2 ही कारण है. एक कारण है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, और कुछ नहीं. यू इन्वेस्ट मोर और यू बिकम मोर प्रोडक्टिव. Now, what do you mean by investments? Investment private भी हो सकता है, public भी हो सकता है. Public is your infrastructure, but more importantly private. You know, companies have to invest on productive capacity. You know, you are having 4 shoots at a time, then you have to have a bigger capacity. Otherwise, you won't be able to deliver, right? You need to have, that's where you can grow. And second is productivity. At investment का एक limit है. You can't invest at some point of time. इतना investment हो जाएगा कि आपका जो मेंटेनेंस है ना, सारे रिसोर्सेज मेंटेनेंस में चला जाएंगे, जैसे अभी चाइना में हो रहा है. इन्वेस्टमेंट इज नॉट सस्टेनेबल. जब आप लो लेवल पे होते हो तब यू कैन ग्रो विद इन्वेस्टमेंट, बट वंस यू रीच अ लेवल लाइक अभी डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उनका आंसर इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए आंसर है प्रोडक्टिविटी. तो हमें जो भी हम करना होगा, वी हैव टू बूस्ट दीज 2 थिंग्स. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि सब जगह रोड बना दो, एयरपोर्ट बना दो, हो जाएगा. अल्टीमेटली इट हैज टू बी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जो मार्केट ड्रिवन है. तो वो क्यों नहीं आ पा रही है? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम 10 साल से लगभग ये ट्रेंड, और उससे पहले भी शायद ऐसा ही था. उस समय तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं हो रहा था जिस स्केल पे आज हो रहा है. जो 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अभी अलोकेशन भी हुआ है. तो जब हम ये देखते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात होती थी कि पब्लिक को सरकार करेगी इन्वेस्टमेंट, रोड्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश करेगी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. तो क्राउड इन वाला जो बात होता था, तो अभी तक हमको वो दिखना शुरू नहीं हुआ है. ठीक है कि अभी जो बैंक का जो क्लीन अप था उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अब तो वो भी हो गया. तो अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे क्यों नहीं आ पा रहा है? अभी थोड़ा बहुत तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बट देन इट इज़ नोवेयर क्लोज टू जितना होना चाहिए. ये जो क्राउड इन का जो आर्ग्यूमेंट है, उसका दूसरा साइड भी है. दूसरा साइड ये है, पहले तो ये बता दीजिए जिन लोगों को नहीं पता, ये क्राउड इन का आर्ग्यूमेंट क्राउड इन का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वन ऑफ द रीजंस इज बॉटलनेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स.
रोड नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, यू डोंट हैव नाइस शिपिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स। भारत में 14% इज आवर लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर। अगर एक गुड का कोई गुड और सर्विस 100 रुपये का है, 14 रुपये उसको लॉजिस्टिक्स में चला जाता है। सो अगर इफ़ यू कैन रिड्यूस दिस, देन विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, प्रोजेक्ट्स विल बिकम मोर अट्रैक्टिव। एंड इसीलिए ये सब जॉब प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाती, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, क्यों? वन कंपनी विल नॉट डू इट, इट हैज़ टू बी सम गवर्नमेंट, and that is the reason, that's the argument that when government comes and does infrastructure, इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, इट हेल्प्स और एवरीवन। तब वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, एविडेंस भी है। लेकिन देखिए आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना वाजपेयी जी के टाइम पे, उसके बाद पीपल हैव स्टडीड कि जो फर्म्स है उसके आसपास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आए, उनका जो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया, कम हो गया, सॉरी, बिकॉज दे डोंट हैव टू मेंटेन सो मच इन्वेंट्री नाउ, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छा है, and whenever you see demand you can get inventory quickly. Their maintenance costs went down. Industry so हुआ है, there is evidence that these things help. But जो लोग ये crowd इनको the point I see is in this government right now, they have taken it beyond point. There किसी is को ही रामबाण मान लिया। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है। इफ यू एवरीथिंग जो भी है, एनीथिंग विच इज गुड अप टू अ पॉइंट, इसका एक डिमिनिशिंग पॉइंट भी आ जाता है। डिमिनिशिंग, देयर आर टू रीजंस। वन इज स्टेट कैपेसिटी। आप इस साल का नंबर देखिए, पहले 10 लाख करोड़ वाज अलॉटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है उसमें 9,45,000 करोड़ इज व्हाट दे आर गोइंग टू स्पेंड। दिस इज एन एस्टिमेट, बट जनवरी तक 7,20,000 करोड़ हैव बीन स्पेंड जनवरी तक। नाउ वी नो दैट मार्च 8 के बाद तो 14 के बाद या कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो स्टेट कैपेसिटी भी, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड स्पेंड, इकोनॉमिस्ट लोग, हम जैसे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो मशीनरी चाहिए, एग्जीक्यूशन स्किल चाहिए। तो आप सिर्फ इकोनॉमिस्ट का सुनोगे तो यही होगा। मतलब आप ऐसे पैसे डाल दोगे, लेकिन उसको करना है ना, मतलब यू नीड पीपल, यू नीड रिसोर्सेस। ऐसा नहीं कि हम पैसे दे दिया तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता। ये एक्चुअली में एक शशांक दीक्षित हमारे संवाद किया था हमने उनके साथ, तो उन्होंने भी कहा था कि नवी मुंबई का एक एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया था उन्होंने, कि उनको 2 साल तो उसको क्लीन अप करने में ही लग गए, क्योंकि उनके पास मशीनरी नहीं थी, उनके पास ट्रक्स नहीं थे, उनके पास उन ट्रक्स को चलाने के लिए लोग नहीं थे। तो स्किल्स का भी इशू है, मशीनरी का भी इशू है, पैसे का इशू नहीं है फॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि और सारे बॉटलनेक्स हैं। करेक्ट। तो ये भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा कि आप सिर्फ पैसा फेंक के, और वो मतलब 10 लाख करोड़ अभी खर्च कर रहे हो तो अगले साल 15 लाख करोड़ कर दोगे, खर्च ही नहीं हो पाएगा वो। हाँ, मुझे डर लग रहा था इस बार बजट देख के, क्योंकि बहुत लोग मतलब इसी मॉडल को मान के चल रहे हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, ये पैसा फेंकते रहो कि खुद ब खुद ये हो जाएगा। इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपने बताया, आपने जो एग्जांपल दिया, you need to have skills to execute. Secondly, ultimately project selection, market is not doing the selection. Some government officer is doing the selection. कहाँ करना है, क्या करना है, चाहिए कि नहीं, और sometimes it could be politically motivated also. So these are not very, not every project is a golden quadrilateral. Some of the projects will solve problems. अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट स्टक हो गया, मतलब इससे कोई फायदा नहीं, उससे नुकसान होगा, मतलब वहाँ पे लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस बढ़ेगा। कोई स्टक अगर, तो ये प्रॉब्लम था। बियॉन्ड अ पॉइंट, इफ यू एक्सीड स्टेट कैपेसिटी टू डिलीवर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो ये सिर्फ नंबर देख के क्लैप करना, सेलिब्रेट करना थोड़ा डेंजरस है। अभी तक जो किया है ठीक किया है, बट इससे आगे, इसीलिए इस बजट दिस इज पॉजिटिव, दे डिड नॉट डिलीवर दैट 15 लाख करोड़। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड थिंग विच a lot of people ignore, that when governments go and borrow, it's not just central government, there is state government भी है। हमारा जो सेविंग्स रेट है ना, वो कम होते जा रहा है, ओवर द ईयर्स इट इज़ रेड्यूसिंग। सो अब 2007 में सेविंग्स रेट यूज टू बी 39%। मतलब 100 रुपये अगर इनकम है लोगों का, सिर्फ 40, एंड ये इस बारे में थोड़ा हमें बात करना पड़ेगा। लोगों के बारे में, लोगों को एक मिसपरसेप्शन है सेविंग। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, थोड़ा तो क्लास तो लेना पड़ेगा। लोग ये समझते हैं कि अगर मैं ये, दिस प्रॉब्लम आई फेस इन माई क्लास ऑल्सो, आई से दैट सेविंग्स हैव टू इम्प्रूव। जब भी मैं कहता हूँ ना स्टूडेंट्स से, अगर आप सेव करते जाओगे तो कंजम्पशन नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे होगा? ये मिसपरसेप्शन है। लोग समझते हैं, जब हम सेविंग्स कहते हैं, लोग समझते हैं सेविंग्स का मतलब है कहीं
बैग में पैसा डाल के रखना, ये नहीं है। हम्म, सेविंग्स का मतलब ये है कि जो भी आपका इनकम है, यू हैव अ चॉइस टू स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हम्म, कंज्यूमर गुड्स आपका बिस्किट हो, चाय हो, टूर हो, ट्रिप हो, जो भी हो, जिसका जो सारा बेनिफिट है उसी साल खत्म हो जाएगा। कैपिटल गुड्स ये है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है एंड उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। हम्म, तो सेविंग का मतलब ये नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा। सेविंग का मतलब है इंस्टेड ऑफ पार्ले जी एल&टी विल गेट बिजनेस। थोड़ा पार्ले जी का कम होगा, एल&टी का ज़्यादा होगा। जॉब खत्म नहीं हो गए। लॉट ऑफ पीपल थिंक, मैं देख रहा हूँ टीम, कंजम्पशन शुड गो अप। कंजम्पशन, सेविंग्स के कंजम्पशन कम होने का मतलब ये नहीं कि ओवरऑल बिजनेस कम होगा। ओवरऑल बिजनेस होगा। इंस्टेड ऑफ सोसाइटी विल प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स इंस्टेड ऑफ विद द सेम अमाउंट ऑफ इनकम, राइट? तो जो पैसा बैंक में डालते हो, ऐसा नहीं कि वो पैसिव कहीं पड़ा रहेगा, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंक, ऑफ कोर्स, अगर बैंक्स डोंट लेंड, then there is a problem, which is what you said. As long as banking system is working well and if they lend for asset creation, so there is no decline in investment. So अभी क्या हो रहा है इंडिया में, we used to save a lot, 37% up to 2000. So independence time अपना savings rate था 7%. We were very poor. उसके बाद gradually we kept increasing. 91 तक आते आते 20% हुआ and वाजपेयी टाइम it increased and 2003 से 7 even UPA 1 it increased. 2007 में आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे बैंकिंग क्राइसिस हुआ, वहाँ से कम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम सब एवरी वेरिएबल वी नीड नॉट ब्लेम इट टू अ गवर्नमेंट। ये सोसाइटी का मानसिकता हो सकता है। लोग अब पहले सेव करना चाह रहे थे, अब खर्च करना चाहते हैं, हो सकता है। इट मे हैव नथिंग टू विद द गवर्नमेंट। जो रिसोर्स अभी है फॉर इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है, तो इसमें वी हैव टू वेरी केयरफुल विद इन्वेस्टमेंट। वी कांट अफोर्ड टू मेक अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट हैज टू थिंक, if government borrows a lot, what is available for private sector will go down. हमारे पास सेविंग्स पूल जो है, इट इज़ 86 लाख करोड़। उसमें तो 1/3 तो आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, डिप्रिसिएशन। जो बाकी जो बचा है उसमें से अगर इफ गवर्नमेंट कीप्स इन्वेस्टिंग मोर, देयर इज लेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप। सो द फैक्ट दैट गवर्नमेंट बोरोज विल मेक इंटरेस्ट रेट्स वेरी हाई फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डजंट इन्वेस्ट। आप कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं। एक जो सरकार को ये सलाह देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, वो ये भी कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इज नॉट पिकिंग अप। कैसे पिक करेगा? अगर आप वहाँ से ज़्यादा रिसोर्सेज उठाएंगे तो रिसोर्स कम होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो अगर उसका कॉस्ट बढ़ेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो क्राउड आउट हो गया। ये क्राउड आउट है, तो क्राउड इन नहीं है। तो क्राउड आउट इज द मेन स्ट्रीम। क्राउड इन होता है इन अ क्राइसिस। क्राइसिस टाइम में ये लॉजिक ठीक है। जैसे कोविड था 2008 क्राइसिस था, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इतना डरा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम इज नॉट लेंडिंग एट ऑल। ऐसे टाइम में क्राउड इन मेक सेंस। बट आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड देन से गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आप वहाँ से ज़्यादा रिसोर्सेज उठाएंगे सरकार, एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट एफिशिएंटली, देन यू आर मेकिंग डबल वैमी। सो एंड आई एम हैप्पी दैट इस बजट में थोड़ा रियलाइजेशन हुआ है। अच्छा, तो मुझे तो लगता है, क्योंकि 5.9 उन्होंने कहा था, 5.8 डिलीवर किया और नेक्स्ट ईयर भी 5.1 कह रहे हैं। तो फिस्कल डिफिसिट इज व्हाट दे आर गोइंग टू बोरो। तो मुझे लगता है कि सरकार, गवर्नमेंट हैज फाइनली रियलाइज दैट दे कांट कीप बोरोइंग लाइक दिस। सी, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, आई टोल्ड यू, आप एक नंबर याद रखिए, 86 लाख करोड़, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो 17 लाख करोड़, 17.8 इस साल, राइट? स्टेट गवर्नमेंट्स बोरो 10 लाख करोड़। तो जो सेविंग्स पूल है उसमें 27-28 लाख तो सरकार ने ले लिया, बाकी बचा क्या फॉर प्राइवेट सेक्टर? एंड देन देयर इज मेंटेनेंस। सी, जो डिप्रिसिएशन के लिए आप खर्च करते हो उससे कोई ग्रोथ नहीं होता। तो मान लिया 86 में आप 20-30 डिप्रिसिएशन के लिए चाहिए। मुझे लगता है कि जो आपने 86 लाख करोड़ का बोला और आपने बोला कि ये देश की जनता की सेविंग्स है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अगर जनता की सेविंग्स उनके लिए ये है कि जो घर पे बचा रहे हैं, हाँ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी वही है। मैं बोल रहा हूँ। इसको हमें ऐसा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, दिस इज द मनी अवेलेबल फॉर कैपिटल गुड्स। अगर आपके व्यूअर से इनको कंजम्पशन वर्ड ही चाहिए, आई कैन से दिस वे, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। क्योंकि आप डायरेक्टली जाके मशीनरी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि मशीनरी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो आप पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में देते हो या आप किसी शेयर मार्केट में डालते हो, वो अल्टीमेटली वो वही जाएगा।
तो वो एक सेविंग्स है, वो पूरा पैसा सेविंग्स है। सेविंग्स है, उससे उस सेविंग्स के लोगों को ये समझना पड़ेगा, उसी सेविंग से कैपिटल गुड्स बनता है। जो आप रोड देखते हो, जो शिप देखते हो, कोई कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन मशीनरी, एंड दिस इज नॉट जस्ट हाउस होल्ड सेविंग्स, इट कैन बी कॉर्पोरेट सेविंग्स ऑल्सो। कॉर्पोरेट सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग, गवर्नमेंट ऑलवेज डिससेविंग होता है, अच्छा। नेगेटिव में होता है। हाँ। तो जो हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट सेक्टर सेव करता है, हाँ। उससे कॉर्पोरेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्ट। अगर सेविंग नहीं, आपको पता है चाइना का सेविंग्स रेट क्या था व्हेन दे वर ग्रोइंग? 45%। अच्छा। 40, अभी भी 46 है। अभी भी अभी 46? 46 है। हाँ, व्हेन दे वर ग्रोइंग, उनका जो 10% ग्रोथ हुआ ना, उनका सेविंग रेट था 45%। तो और कैपिटल हमारा अब 30 से नीचे आ गया है। हम लोग 37 38 थे, अभी 29.7 पे है। तो ये क्यों हुआ है? क्यों? ये ट्रेंड है, हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। हम लोग वी आर स्पेंडिंग मोर ऑन कंज्यूमर गुड्स। वही है ना, तो लोगों का ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद भी मुझे लगता है कि आपके कमेंट्स में लोग आपको और मुझे गाली देंगे, इसलिए गाली देंगे, और आई डोंट फॉल्ट देम एट ऑल, बिकॉज दिस हैज बीन टोल्ड टू देम रिपीटेडली कि अगर आप कंजम्पशन नहीं करोगे तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए। ये आपने भी सुना होगा, अगर कंजम्पशन नहीं करोगे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन नहीं होता। सेविंग इज नॉट पैसिव, सेविंग इज रीडायरेक्टिंग योर एफर्ट टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल। ये जो सोच है ना कि सेविंग इज पैसिव, उसको निकालना पड़ेगा। तो आप, आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल जो समझने के लिए ये ज़रूरी है। लेट्स गो टू अ प्रिमिटिव इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी आज शुरू हो रहा है, हम सब लोग खेती कर रहे हैं, राइट नाउ। मान लीजिए हमने 1 क्विंटल राइस भी ग्रीव। मैं राइस इसलिए, मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप वीट कर सकते हैं उसको। तो इस बार हमने 100 kg किया, नेक्स्ट ईयर 120 कैसे होगा? आप बताइए मुझे। 120 करना है तो नहीं तो हमें प्रोडक्टिव बनना होगा, नहीं तो कुछ तो कैपिटल इक्विपमेंट बनाना होगा, एक पॉन्ड बनाओ, कुछ तो मशीनरी लेके आओ। मशीनरी कहाँ से आएगा? सब हमने 100 kg हमने खा लिया, इसको लेबर को तो वेज देना पड़ेगा, वो पॉन्ड पे जो काम करेगा, पॉन्ड बनाने के लिए कुछ लोगों को आपको यहाँ से हटा के वहाँ डालना पड़ेगा, करेक्ट? उधार लेना पड़ेगा। उधार कहाँ से? मतलब हम लोग तो प्रिमिटिव इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अच्छा। कहाँ से उधार लोगे आप? नोट प्रिंट करोगे तो राइस प्राइस बढ़ेगा, बस, और कुछ नहीं होगा। अगर वैल्यूलेस नोट प्रिंट करोगे, 1 रुपये बजाय 2 रुपये हो जाएगा, वेज भी बढ़ेगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ओनली वे यू मेक अ पॉन्ड, आपको ये करना पड़ेगा। अब 10 लोग काम कर रहे हैं राइस पे, 7 लोग करेंगे, 3 लोग जाके पॉन्ड बनाएंगे। तो सोसाइटी को राइस कंजम्पशन 10 kg से 7 kg करना पड़ेगा, मतलब प्रपोर्शन 70%। 30% विल मेक पॉन्ड। जीडीपी कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। पॉन्ड इज ऑल्सो, जीडीपी C+I+G। C+I इज इन्वेस्टमेंट। जीडीपी क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 10 kg राइस, इट विल बिकम 7 kg राइस एंड 1 पॉन्ड। तो पॉन्ड जो होगा इन्वेस्टमेंट होगा। जो लोग काम करते हैं उनको वेज उतना ही मिलेगा, बट वो 7 kg राइस खाएंगे, 3 रुपये उनके बैंक अकाउंट में रहेगा, वो 3 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये एसेट, वो फार्म जो ओनर है ना, उसका एसेट होगा, वो बैंक लोन होगा। इसका फायदा ये है कि नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन होगा ना 15 kg हो जाएगा, उसके बाद 25 kg हो जाएगा, राइट? ऐसे ही ग्रो करता है इकोनॉमी। अगर आप हर साल 10-10 kg खाते रहोगे तो 10 से 15 कैसे हो गए? और 10 का 12 कर दिया, फिर कहाँ जाओगे? हाँ, तो कंजम्पशन ज्यादा हो गया और 12 तो है ही नहीं ना। मेरा सवाल ये है कि 12 होगा कैसे? 10 से 12 कैसे होगा? एक तो प्रोडक्टिविटी से हो सकता है, वो तो दूसरी बात है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको सोसाइटी को रिसोर्स कंजम्पशन प्रोडक्ट से, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सेविंग का मतलब है इन्वेस्टिंग इन बाइंग कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन का मतलब है बाइंग कंज्यूमर गुड्स। सो रिड्यूस कंजम्पशन डज नॉट मीन रिड्यूस्ड बिजनेस। ये जो मिसकंसेप्शन है उसको निकालना पड़ेगा। ये तो आपको मान लीजिए आपके सामने हाँ 140 करोड़ भारतवासी बैठे हैं और सब आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो आप उनको क्या बोलोगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप यू हैव टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। जो आपका इनकम है ना, यू हैव टू रीडायरेक्ट थोड़ा सेविंग्स। 140 करोड़ का प्रॉब्लम नहीं है ये जो आज ये 20 से 30 वाले लोग हैं ना, उनका प्रॉब्लम है। अच्छा। वो एंड दे आर हैविंग लॉट ऑफ इनकम, सो दे हैव टू, एंड सर गवर्नमेंट इज एक्चुअली हर्टिंग देम। पहले ATC आप सबको पता है, टैक्स सेविंग था ओल्ड। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी इज गोइंग अगेंस्ट दिस।
ओल्ड टैक्स सिस्टम देखिए, न्यू टैक्स सिस्टम देखिए। ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या था? इफ यू इन्वेस्ट इन हाउस, इफ यू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, you would get a tax benefit. So at least for that sake you were doing it. 1.5 lakh in insurance, 1.5 lakh in ATC and or GAR and all that. अभी क्या है? अभी इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि न्यू टैक्स सिस्टम, और इसका इंटेंशन कोई गलत नहीं है। मैं फिर से आई एम नॉट, अगेन वी शुड नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल थिंग, वी कैन क्रिटिसाइज while appreciating the intention of the other side. Why should we question the motive? आजकल नरेटिव में ये प्रॉब्लम है, जो भी है हम मोटिव क्वेश्चन करते हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द मोटिव एट ऑल। मोटिव इज वेरी गुड टू मेक इट वेरी सिंपल, बट इनएडवर्टेंटली, उसका हिंदी शब्द तो मुझे मालूम नहीं, इन्होंने क्या कर दिया कि सेविंग डिस्करेज कर रहे हैं। अभी किसी को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिला, पहले वो फोर्सिबली थोड़ा इंश्योरेंस लेता था, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालता था, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट करता था। अभी क्या कर रहा है, वो नहीं चाहिए टैक्स सेविंग। सो सारा ट्रिप सिंगापुर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ही स्पेंडिंग एवरीथिंग। द पॉइंट इज दिस इज एग्जैक्टली लाइक ईटिंग द 10 kg राइस, राइट? सो उसका काउंटर कोई बोलेगा आपको, अगर वो ट्रिप नहीं करेगा तो बिजनेस डाउन होगा। नहीं होता। अगर वो म्यूचुअल फंड में डालेगा या फिक्स डिपॉजिट में डालेगा, कि देन दैट मनी विल बी इन्वेस्टेड। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 20 से 30 वाली जनता है, हाँ, वो सैटरडे संडे को थोड़ा पब वब में जाके और ये रेस्टोरेंट में और इधर उधर गेड़ी मारने से अच्छा है कि उस पैसे को एटलीस्ट महीने में एक बार चले जाओ, पर जो 3 हफ्ते वाला है उसको बचाओ, बंद मत करो। आई एम नॉट और मेकिंग उससे इकोनॉमी डाउन नहीं होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा। कुछ सी सम बिजनेसेस सफरिंग डज नॉट मीन इकोनॉमी विल गो डाउन। अल्टीमेटली इट विल लीड टू मोर फिल्म्स लेटर। इट विल लीड टू, अल्टीमेटली सबको कंजम्पशन ही बढ़ाना है, कंजम्पशन कम नहीं करना है। सेविंग क्या है? सेविंग इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अल्टीमेटली वी आर ऑल डेड ना। Ultimately, but the economy will sustain. This is what Keynes said. Keynes वही है. So economy will sustain. Ultimately, आपको ज़्यादा मूवी प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा कंजम्पशन करना है. Eventually, when we reach there, see, look, we will reach a stage where इसके आगे इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होगा. Like अभी डेवलप कंट्री है. So we will reach a stage there. Then it is only productivity. To reach there, we have to. Now we are in a stage where there is scope for investing. So for investing we need savings. पैसा प्रिंट करके इन्वेस्टिंग नहीं होता। अगर आप उसी इफ यू डोंट सेव, तो मेरा एडवाइस ये है कि थोड़ा कम करो। मतलब 30, अभी हम 37 से 29.8 है। इस जो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम बात करने शुरू किया इस डिस्कशन में, उसमें वन नेगेटिव, बिगेस्ट नेगेटिव इज इट सेज, सेम डॉक्यूमेंट जिसमें जीडीपी ग्रोथ आया 2022-23 में, सेविंग्स रेट हैज फॉलन फ्रॉम 30.8 टू 29.7, 1% का गिरावट है। तो इसको स्टॉप करो, एटलीस्ट गो बैक। नहीं तो ये तो अगर 10 साल में तो फिर ये 20% रह जाएगा। इट वोंट बी लाइक दैट, इतना भी नहीं होगा, लीनियर तो नहीं होगा। एट सम पॉइंट यू नीड सेविंग फॉर फ्यूचर, ऐसा भी नहीं होगा, बट हो भी सकता है। यूएस में फॉर इंस्टेंस ग्रॉस सेविंग है 18%, नेट सेविंग है ऑलमोस्ट 1%। मतलब ग्रॉस नेट में डिफरेंस है डिप्रिसिएशन। जो भी ये सेव कर रहे हैं यूएस में, इट इज इनफ ओनली टू मेंटेन एसेट्स। दे डोंट हैव इनफ सेविंग्स टू इन्वेस्ट। वो बाहर से पैसा आता है बिकॉज एवरीबडी इन्वेस्ट है। इन इंडिया वी हैव अ ग्रॉस सेविंग ऑफ 30%, नेट ऑफ 18%। अभी भी है, बट अगर वो कम होते, इफ इट कीप्स गोइंग डाउन, देन ऑल द ग्रोथ विल हैव टू हैपन थ्रू प्रोडक्टिविटी। बट क्या कोई ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे डेवलप्ड भी हैं और सेविंग रेट बहुत अच्छा है? एक्सेस है, देयर इज अनदर एक्सट्रीम केस, व्हेन यू बिकम ओल्ड, बट देन अब तब आप सेव करके क्या फायदा? देयर इज नोबडी टू प्रोड्यूस। वी आर इन द स्वीट स्पॉट वेयर वी हैव इनफ पीपल टू प्रोड्यूस। सो आइडियल जो सेविंग रेट है, मतलब कितना होना चाहिए? 35-40? 35-40 होना चाहिए। अभी इंडोनेशिया इज वन ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स, उनका सेविंग्स रेट बढ़ रहा है, 37% है। अच्छा। हाँ, लास्ट ईयर वाज 37%। एंड देयर जीडीपी ग्रोथ इज फाइन, 5.5-6%। दे आर क्लोज टू अस, बट दे कैन डू बेटर। वो अलग रीजंस होंगे। हाँ, अलग रीजंस होते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जैसे आपने टैक्सेशन का एग्जांपल दिया कि पहले जो ओल्ड टैक्स पॉलिसी थी उसमें आपका आप एटीसीसी करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे 1.5 लाख का, तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था उतने रुपए का। तो ऐसी कुछ क्या पॉलिसी सरकार कर सकती है जिससे सेविंग्स जो हैं वो प्रमोट हो?
करेक्ट। तो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म डेट मार्केट नहीं है। सो जैसे अगर कोई कंपनी है, इफ़ इट हैज़ टू रेज मनी डेट में, लॉन्ग टर्म डेट मार्केट है ही नहीं। अच्छा। तो लॉन्ग टर्म, अभी अदानी फॉर इंस्टेंस रेज्ड 18 ईयर मनी, सम कुछ बिलियन डॉलर्स, आई फॉरगेट द नंबर, फ्रॉम द यूएस एट 6.7%, 4.5 billion और समथिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स 18 ईयर के लिए। सो वी हैव टू डेवलप लॉन्ग टर्म डेट मार्केट। लॉन्ग टर्म डेट मार्केट यहाँ पे, यू नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ इट। सो फर्म्स शुड बी एबल टू डेवलप, रेज लॉन्ग टर्म मनी। क्रेडिबिलिटी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट चाहिए उसके लिए। यू नो, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अगर बीच बीच में डिफॉल्ट होता है, यू नो, इफ दे स्टार्ट डिफॉल्टिंग देन देयर इज अ प्रॉब्लम। रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टैक्सेशन स्टेबिलिटी चाहिए बहुत, यू नो, दे हैव टू फोकस ऑन दैट। दैट इज वन दे कैन डू। टैक्सेशन हमने कहा। थर्ड, गवर्नमेंट्स रोल इन द इकोनॉमी हैज़ टू कम डाउन। हम लोग ये 5% कहते हैं ना, आपको सेंटर, स्टेट, पीएसयू सब ऐड करना पड़ेगा। जब व्हाट इज, आई हैव नॉट एडेड पीएसयूज। तो अब आप देखोगे इकोनॉमी में गवर्नमेंट बोरोस ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ आवर सेविंग्स, अवेलेबल सेविंग्स। इनको दे हैव टू फाइंड अ मेथड टू इसको कम करना पड़ेगा। अगर ऐसे बोरो करते रहेंगे सेंटर, स्टेट, पीएसयू सब मिलके, प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्स ही नहीं है। अब आपके जो दर्शक हैं उनको एक डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। मनी एंड सेविंग इज डिफरेंट। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इफ यू प्रिंट मोर मनी यू विल हैव मोर मनी, बट उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो वैल्यू के लिए आपको सेविंग्स चाहिए। और तीसरा ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। यू नो, वी ऑल सेड एंड डन वी आर डूइंग रीजनेबल, बट इट्स नॉट, आपको पता है वी गेट लाइक 20-30 बिलियन 40 बिलियन एफडीआई, वो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 100 लाख करोड़। वी नीड अ सिग्निफिकेंटली मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए पॉलिसी सर्टेनिटी चाहिए। यू नो, जो इन्वेस्टर जिसने पैसा डाला है उसके बाद अगर आप रूल चेंज करते रहोगे, सडनली जीएसटी का कुछ चेंज कर दिया। रिसेंटली मैं आपको कहता हूँ, एक गैम्बलिंग का एक कंपनी था, जो भी हो कंपनी, उनका सडनली जीएसटी ये इंटरप्रिटेशन लेता है कि ग्रॉस रिसीट जो है गैम्बलिंग से, कोई आके आपका जो गैम्बलिंग कंपनी है, तो आप उनका जो इनकम है जितना भी उन्होंने किया, तो द गैम्बलिंग कंपनी गेट सम परसेंटेज ऑफ इट, 3%, 4%, उसके ऊपर वो जीएसटी दे रहे थे। अब डिपार्टमेंट कहता है कि यू हैव टू कलेक्ट ऑन द ग्रॉस विनिंग्स ऑफ योर पीपल। अब वो इफ़ यू से दैट इन फ्यूचर कलेक्ट करो तो वो भी ठीक है, पिछले 5 साल में जो भी किया उसका पैसा दो। सो देर इज़ अ कंपनी जिसका मार्केट कैप है 1,000 करोड़ और टैक्स डिमांड है 17,000 करोड़। मतलब ये कैसे होगा? अब तो इसको ताला लगा के बंद कर दो। ऐसा डिमांड नोटिस, यू नो, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट नोटिस, जस्ट, यू नो। और ये 2012 में जब वोडाफोन वाला जो केस हुआ था टैक्सेशन, थोड़ा बहुत ऐसा ही है। थोड़ा बहुत क्या, ये तो वही है। हाँ, तो उसमें तो रेट्रोस्पेक्टिव का इतना वो हुआ था, शोर मचा था। हाँ। और उसके बाद भी देखिए वो चलता रहा। तो ये अनसर्टेनिटी जो है कि कभी भी कोई भी रूल चेंज कर देते हैं और वो रेट्रोस्पेक्टिवली कर देते हैं। हाँ। तो कौन इन्वेस्ट करेगा? इसमें ना रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया। इन्होंने कहा जो भी वही अल्टीमेटली जूता इधर से मारो उधर से मारो, लगेगा तो वही जूता ही लगेगा। तो मैं आपको दूसरा एक बताता हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि द थर्ड पॉइंट, हमें एफडीआई अगर चाहिए तो वी हैव टू स्टॉप दिस गिविंग शॉक्स। तो दूसरा ये है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आरबीआई की तरफ से। रेलिगेयर वाला, रेलिगेयर वो जो कंपनी है जिसमें ये फॉरेन है, इंडियन है, डाबर वाले, दे वांटेड टू टेक ओवर रेलिगेयर। एंड दिस इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस में अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, कैपिटल शुड मूव फ्रीली, मूव फ्रॉम इनएफिशिएंट हैंड्स टू एफिशिएंट हैंड्स। अगर कोई किसी कंपनी को नॉट सो एफिशिएंटली चला रहा है, जो अगर कोई और है हु इज willing to value it more, they should be able to come and take over the company. This is very basics of markets. ये होना चाहिए। and then unless ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं, ये एग्जाम्पल ये है कि ये रेलिगेयर में बर्मन्स वांट टू बाई रेलिगेयर, एंड बाई मतलब किन से बाई? फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आर विलिंग टू सेल एंड दीज पीपल आर विलिंग टू बाई, बट द करेंट मैनेजमेंट है, आई शुड टेल देम, दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। यू नो, मैनेजमेंट जो है, they are good people, they are not bad people. They have saved the company from brink of collapse to whatever up to now. But ऐसा नहीं है कि just because in the past you have done well you become the owner. Owner is a shareholder. So shareholder is willing to sell. There is a person who is willing to buy, right? This anywhere in the world transaction हो जाना चाहिए। जैसे ट्विटर का हुआ। हाँ, जैसे हुआ
इन्होंने उनको मतलब मैनेजमेंट डिड नॉट लाइक ट्विटर दिस एलन मस्क, मैनेजमेंट हेटेड हिम, बट शेयर होल्डर्स वर विलिंग टू सेल, ही गेव अ प्राइस एंड हो गया. बट यहाँ पे क्या हुआ, यू विल नॉट बिलीव, आप सोचिए कि जो मैनेजमेंट है दे हैव रिटर्न टू आरबीआई रेगुलेटर एंड सेबी कि ये लोग फ्रॉड है, ये है, वो है, जो भी है. नाउ द रेगुलेटर इज सेइंग दैट मैनेजमेंट हैज टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ मैनेजमेंट. क्यों करेंगे? Why will management apply for change of management? तो ये सब whole idea is that you think the current management is not managing well and the shareholder therefore is willing to pass on the management to somebody else who is willing to pay more. Now और फिर भी नहीं हो पा रहा है. नहीं हो पा रहा है. They are ये तो willing. ridiculous. हाँ, तो रेगुलेटर सिंह दे हैव टू अप्लाई. अब मैनेजमेंट कह रहा है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये लोग फ्रॉड लोग हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ मैनेजिंग, तो हम लोग देखते हैं जब होगा करेंगे, तो ये बंद हो जाएगा. सो इफ यू डू नॉट अलो, दीज आर इश्यूज वेयर प्रोडक्टिविटी तब बढ़ेगा इफ कैपिटल कैन मूव फ्रीली. हाँ, हम उस पे आएंगे. हमने इन्वेस्टमेंट वाला जो बात किया, आपने दो बात किया था ना, कैसे जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है. हाँ, तो उसमें दो पार्ट हैं. इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट की हमने सारी बात कर ली, प्राइवेट पब्लिक क्या क्या कमियां हैं, कैसे सोल्व होगा. अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा. राइट. तो इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट है. अच्छा, बच गया, बताइए. सॉरी. ये रोड ब्लॉक्स है ना, in more than making infrastructure, this is as important as infrastructure. ये जो जैसे इन्होंने बैंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया, ऐसे भी जो भी रोड ब्लॉक्स है फॉर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, उनको सोच के उनको सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी इज नॉट ईजी. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. ये फोर्सिबली आप चेंज नहीं कर पाओगे. प्रोडक्टिविटी के लिए आपको यू हैव टू मेक यू नीड टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेस आर एजुकेशन एंड हेल्थ. एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन? एजुकेशन ऐसा नहीं कि कुछ भी सिखा दो. एजुकेशन दैट इज रेलेवेंट फॉर मार्केट्स. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप रैंडम 1970 में कुछ हुआ उसी को पढ़ाओ. सो पीपल, आज आप देखिए लॉट ऑफ पीपल दैट यू मे बी एनकाउंटरिंग डे टू डे लाइफ, जो टेलर से लेके इलेक्ट्रिशियन तक, अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीबडी इज क्वाइट गुड. दे आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम. एक ही चीज़ के लिए 10-10 बार फ़ोन करना, एस्केलेट होना, ये बहुत कॉमन है. आप आपके ऑफिस में कहीं पे भी आप देख रहे हो. बिकॉज एट दैट लेवल, लोअर लेवल, एजुकेशन इज जो स्कूल में सीखते हैं और अल्टीमेटली जो करेंगे उसमें कोई संबंध ही नहीं. मैंने बीकॉम किया था, मैं आई रिमेंबर व्हाट एवर वी लर्न हैड नथिंग टू डू विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. मुझे ये तक नहीं पता था कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है. मैंने स्कोर तो मैंने अच्छा किया था. हमें ये सिखाया गया था टाइपराइटर है, इतने तरह के टाइपराइटर होता है, ये होता है, वो होता है. तो वी हैव टू सिग्निफिकेंटली ओवरहॉल आवर एजुकेशन सिस्टम. और उसके लिए वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप, मुझे पता है कि आप एंटिसिपेट मैं कर रहा हूँ कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हो. ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि वेस्ट में जो सिस्टम है उसको ला के यहाँ खड़ा कर देंगे. मतलब जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से नहीं, स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट. वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग बात नहीं करते इज टीचर अकाउंटेबिलिटी. जब तक आप टीचर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. कितना भी पैसा डालो, जितना भी राइट टू एजुकेशन करो, अल्टीमेटली टीचर शुड बी. अब आप देखते हो ये रिपोर्ट आता है कि 8वीं साल का बच्चा 4वीं का मैथ्स नहीं कर पाता एंड ऑल दैट. सब लोग, उसका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आप सोचिए, जब भी कोई ऐसे रिपोर्ट पढ़ता है, रिएक्शन ये है कि सब लोग सरकार पे ब्लेम करते हैं. गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एजुकेशन पे. और ये लोग ये नंबर निकालते हैं कि जीडीपी का सिर्फ 2% एजुकेशन पे जा रहा है, 1% जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ ये जा रहा है. इसी में ख़त्म होता है. नीदर दैट आर्टिकल राइटर नॉर अ कमेंटेटर डज नॉट आस्क दिस क्वेश्चन. टीचर तो है, is he going to class, is he or she is going to class, what is the accountability of the teacher if your 8th standard, जिसने उसको पास किया 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में पास हुआ है, समय किसी ने भी क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा, did he or she go to class, what did they teach? I have studied in a government school, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है. जब तक it is not just what to teach, how you teach. और अगर कुछ कर दिया, मतलब मान लो कोई रिफॉर्म लेके आए कल ही अनाउंस कर दें कि सबको अकाउंटेबिलिटी होगा, सबका जो मतलब सबका जो इनकम है सरकारी स्कूलों में वो उससे लिंक होगा कि उनके बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है इन दीज टेस्ट. क्या वो पढ़ सकते हैं? 5वीं में पास कर रहे हैं तो क्या 5वीं का मैथ कर सकते हैं? 5वीं के जो इंग्लिश है, हिंदी है, वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं?
तो अगर वो कर दिया तो कल को प्रोटेस्ट हो जाएंगे, करेक्ट पूरा जो टीचर यूनियन है वो सड़क पे आ जाएंगे। करेक्ट। ये यूएस में भी प्रॉब्लम है। यूएस, आई एम नॉट सेइंग यूएस इज डूइंग वेरी गुड इन प्राइमरी एजुकेशन, देयर प्राइमरी एजुकेशन रियली बैड। इनफैक्ट उनका जो भी अच्छा चल रहा है हायर एजुकेशन की वजह से चल रहा है, एंड जो वर्ल्ड से जो जाते हैं बेस्ट लोग, दे आर द वंस हु आर प्रोपेलिंग देम। इट इज़ नॉट दैट वहाँ से आके कर रहे हैं। बट ये तो प्रोटेस्ट को तो आप जो सरकार आर्टिकल 370 कर सकती है, राइट, ये आई डोंट थिंक इट इज एज बिग। बट ये एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेट protest- लेवल पे है ना। अगर आप सभी सरकारी स्कूलों को देखें तो उनको तो स्टेट्स मैनेज करती हैं, तो कम से कम एक स्टेट को तो करना चाहिए एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक स्टेट तो करना चाहिए, और सर सेंट्रल गवर्नमेंट पे कुछ इंसेंटिव्स लिंक कर सकती है कि अगर आप ये करोगे, एग्जैक्टली, या मॉडल एक्ट क्रिएट कर सकते हैं हाँ। कि अगर आप ये करोगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, डेवोल्यूशन ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली। जो लास्ट टाइम हमने बात किया पावर सेक्टर का, पावर सेक्टर में क्या है, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट आरडीएसएस कंपेयर टू प्रीवियस में ये था कि आपने प्रॉमिस कर दिया तो पैसा मिल जाएगा। आरडीएसएस में ये है कि अगर आपको ग्राउंड में आपको दिखाना पड़ेगा परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट देख, यू हैव टू हैव ऑडिटेड अकाउंट्स। जब आप मुझे ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाओगे तभी पैसा मिलेगा। जब आप इतने मीटर लगाओगे तभी पैसा मिलेगा। जब आप आपका टीएनडी लॉस इतने कम करोगे तभी पैसा मिलेगा। अभी तक जिसने नहीं किया उनको पैसा नहीं मिला है। इसीलिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर इज डूइंग वेल। क्या आपको लगता है कि मतलब ये एजुकेशन में भी वही करना पड़ेगा? सिर्फ एजुकेशन में नहीं, मैं तो कहता हूँ सभी में कर दो। सभी अगर में आप कहते हो कि भाई स्टेट्स को हम इतने लाख करोड़ देते हैं, उसको 10 चीजों में डिवाइड कर दो कि एजुकेशन पे इतना देंगे, उसके और हर एक की कंडीशन सेट कर दो। तो मतलब यूजुअली आई डोंट ट्रस्ट कि इतना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्टेट्स के पास थोड़ा तो वैसे ही बहुत फ्रीडम कम हो गया है जीएसटी के बाद फाइनेंशियली, लेकिन ये लोग तो कर ही नहीं रहे हैं। तो एक कम से कम कोई ढंग का कर रहा है उसके थ्रू हो जाए। सी फ्रीडम, वील टॉक अबाउट जीएसटी एंड ऑल दैट, बट फ्रीडम क्यों कम होगा? कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है, मेजर, ऑब्जेक्टिव मेजर। इतना स्मार्ट मीटर आपने कर दिया, इसमें ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें फ्रीडम की का नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कल को कोई सरकार दूसरी आती है वहां पे और वो अपने हिसाब से चीजें चलाती है, वो कहती है कि जो आरटी करेगा उसको हम पैसा ज्यादा देंगे, समझ रहे हो हाँ, आप? तो वो फ्रीडम है। बट जब एज अ सोसाइटी अगर हम ये मानते हैं कि जो 4वीं स्टैंडर्ड का बच्चा है, 8वीं स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको 8वीं स्टैंडर्ड में जो सिखाया गया है उतना तो उसको आना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें अगर कि कोई somebody mandates that, इसमें फ्रीडम कहाँ जाएगा? मतलब आप ये कहोगे मैं ग्राउंड बनाऊंगा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च। और ये जो लोग सरकार को अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार रिसर्च डजंट टेक इनपुट फ्रॉम रिसर्च, राइट? ये तो नोबेल लॉरेट्स का रिसर्च है। वो कहता है कि सिर्फ इनपुट बढ़ाने से एजुकेशन क्वालिटी नहीं बढ़ती। इनफैक्ट एक पेपर है गुजरात ने, ये तो एस्टर डुफ्लो और बैनर्जी का पेपर है जिनको नोबेल मिला। उन्होंने क्या किया कि गुजरात के कोई स्कूल में इन्होंने कुछ बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया, रैंडमली, ऐसा नहीं कि ये बच्चे दे आर गुड और एनीथिंग, राइट? उनको शाम में एक्स्ट्रा क्लास करवाया। किन से करवाया? जो लोग घर में बैठे हुए थे, 18-year-old गर्ल्स एंड ऑल ऑफ दैट, दे आर नॉट प्रोफेशनल टीचर्स। उनको दे सेंट इट टू, दे टॉट देम, नॉट द रेगुलर टीचर्स। सम अदर स्टूडेंट्स गॉट टॉट बाय रेगुलर टीचर्स। You will not believe who attended extra classes of these people, not regular teachers, they did better. तब बताइए प्रॉब्लम कहाँ है? अब कितना भी ग्राउंड बनाइए, कितना भी, इनफैक्ट ग्राउंड बनाने से अच्छे स्कूल बंद हो रहे हैं। यू आर मैंडेटिंग ग्राउंड्स। समबडी हु इज डूइंग अ गुड जॉब ऑफ टीचिंग, सिटी में कहाँ से ग्राउंड लेके आओगे आप? तो बंद हो जाए। तो द गवर्नमेंट्स आर नाउ आर फोकसिंग ऑन इनपुट्स। ज़्यादा कंप्यूटर दे दो, वही ज़्यादा। तो मैं कह रहा हूँ, ये आइडियोलॉजिकल इशू भी है। अगर जो पिछली सरकार है जो आरटीई लेके आई, राइट टू एजुकेशन लेके आई, और वो लेके भी ऐसे बहुत ही सुहावने और अच्छे सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द होते हैं ना, राइट टू एजुकेशन, तो सबको लगता है अरे वाह, राइट टू हेल्थ, अरे वाह। लेकिन जो कर रहा है उसके जो परिणाम आ रहे हैं वो तो बिल्कुल उसके अपोजिट है ना, जो हम अचीव करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट टू एजुकेशन मींस मतलब आप स्कूल्स अगर बंद हो रहे हैं तो क्या काहे का राइट टू एजुकेशन? तो आपको वही देखना है, एजुकेशन में किसका वेलफेयर है, स्टूडेंट वेलफेयर या टीचर वेलफेयर? इफ योर फोकस इज, अगर आइडियोलॉजी कुछ भी हो आपका, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, as long as you believe that education is for student welfare, then there is cannot be any genuine disagreement. Politically motivated हो सकता है, but ये कहना कि 8th standard child should study, should know 8th standard math,
मेरे इसमें मतलब वही है, मैंने ही सजेशन दिया, मैंने खुद ही अपने उस पे ऑब्जेक्शन डाल दिया कि नहीं कर कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, लेकिन उसमें खतरा ये है कि अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो दूसरी तरीके का इंसेंटिव देके उसको पूरी उसका जो हमारा जो आइडिया है कि उसको इम्प्रूव करने का, उसको ही खत्म कर सकती है। नहीं मैं हम इसमें आएंगे। सी देर इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रांट विच सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स विच इज अनकंडीशनल। वो तो हम लोग, आई एम नॉट सेइंग उसमें से ये कम कर, तो इफ यू नो आई विल बी हाँ, स्विचिंग ये कर टॉपिक्स। सकते हैं हम, बैलेंस तो कर जो सकते जो हैं। कंडीशनल जो सो देर इज पैसा जो जाता है फाइनेंस कमीशन से जाता है, वो तो अनकंडीशनल है, उसमें कोई फ्रीडम नहीं जाने वाला। जो स्कीम स्पेसिफिक है, इफ यू वांट द नंबर्स आई विल टेल यू, 34 लाख करोड़ is what the central government collects as taxes. 34 लाख करोड़ टोटल नंबर, राइट? उसमें 34 लाख करोड़ जो है, उसमें से 11 लाख करोड़ गोज टू स्टेट्स अनकंडीशनली फ्रॉम फाइनेंस कमीशन। उसमें आई एम नॉट सेइंग उसमें कुछ कीजिए आप, बाकी 9 से 10 लाख करोड़ है जो टोटल स्पेंडिंग है। अब आपके व्यूअर्स में भी थिंकिंग 34 में से 22 लाख ऐसे ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नॉट 34, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज 45 लाख करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसमें से दे गिव अनदर 10 लाख करोड़ एज एड्स, ग्रांट्स इन एड्स। हम उसके बात पर कर रहे हैं, उसमें कंडीशन लगाइए। ये जो 11 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन से जाता है, उसमें कंडीशन अगर उसमें भी डालोगे देन ये फ्रीडम का इशू आएगा। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं स्कीम स्पेसिफिक, आयुष्मान भारत पे पैसा दे रहे हैं आप, तो कंडीशन डालो कि यू शुड सी सम इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी ज़्यादा मिलेगा, राइट? और एजुकेशन के लिए जो ग्रांट आप दे रहे हो, तो उसमें कोई फ्रीडम नहीं जाएगा। सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी पार्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगा व्हेन यू इंप्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ, नहीं तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हमने एजुकेशन की बात की कि कैसे हम कर सकते हैं, हेल्थ में क्या करना चाहिए? सो हेल्थ में एक्सेस टू हेल्थ, अभी जो आयुष्मान भारत स्कीम है, दैट्स अ ग्रेट स्कीम एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो आर रनिंग लॉट ऑफ गुड स्कीम्स, बट वी हैव टू इंप्रूव फैसिलिटीज। यू नो, बहुत जगह में फैसिलिटी नहीं है, तो आप जितना भी इंश्योरेंस दे दो, कुछ भी दे दो, अगर आयुष्मान भारत का बजट मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 6-7 हज़ार करोड़? हाँ, 6,400 सेंट्रल गवर्नमेंट से हाँ, एंड 40% स्टेट गवर्नमेंट से आता है, तो तो 10,000 करोड़। और क्योंकि वो गवर्नमेंट एक्चुअल इन स्पिरिट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट फैसिलिटी में जो लेता है ना, उसका एक्सपेंडिचर काउंट नहीं करते वो, तो क्लोज टू अराउंड 15-16,000 करोड़ इज व्हाट। अगर इसको 1.5 लाख करोड़ कर दिया जाए, हाँ, 10 टाइम्स कर दो, तो जो डिफरेंस हमको मिलेगा राइट, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है हाँ, कंपेयर तो टू अगर हम 1.5 लाख करोड़ मान लीजिए और एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें और 1.5 लाख करोड़ इसमें खर्च करें आयुष्मान भारत में, तो उसका मैं आपसे एनालिसिस चाहता हूँ कि कहाँ पे हमको ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही है अभी, हाँ, उसमें हमको किससे ज़्यादा फायदा होगा? डेफिनेटली इसी में होगा, हेल्थ और एजुकेशन में होगा, ये तो बहुत क्लियर है। लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ रिटर्न ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ आउट परफॉर्म्स एनीथिंग एल्स यू डू। अगेन आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दैट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो कर रहे हैं 3.3% ऑफ द जीडीपी करो, उससे ज़्यादा जो 15-20 लाख कह रहे थे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे भी हम लोग वही मिस्टेक कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। यहाँ पे भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। एजुकेशन में अगर ऐसे पैसे फेंकोगे और ये सब रिफॉर्म नहीं करोगे, देन इट इज़ यूजलेस, देन डोंट डू एनीथिंग। इनफैक्ट थर्ड ऑप्शन ये है कि कुछ मत करो, लेट द मार्केट डू व्हाटएवर, एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट तो कम होगा। अगर आप you know instead of doing badly, the better option is not do anything, then at least what it will do, interest rate कम होगा, the private sector will invest. So it is important to, so the point I'm saying is money should be coupled with reforms. If तो you इसमें just क्या throw, रिफॉर्म आ सकता है आयुष्मान भारत की जब बात so करते हैं? आयुष्मान भारत में अभी प्रॉब्लम ये है कि one reason is hospital, second is remuneration, बहुत सारे कैप करके रखे हुए हैं कि इसका प्राइस इतने इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका प्राइस उससे ज़्यादा, डॉक्टर फीस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप डॉक्टर फीस रिस्ट्रिक्ट करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेस्ट डॉक्टर विल नॉट कम। वाई शुड द डॉक्टर हु स्पेंड 10 years स्टडिंग, वाई शुड यू वर्क फॉर लेसर मनी व्हेन एवरीबडी एल्स इज मेकिंग मनी? तो यू शुड बी विलिंग टू पे मार्केट रेट्स। अगर इसी में भी मार्केट रेट पे करो, देयर शुड बी नो डिफरेंस। आयुष्मान भारत हो या इनफैक्ट डेवलप कंट्री में क्या होता है, ये लोग पॉलिसी खरीदते हैं। जो ओबामा केयर जो भी है ना, वहाँ पे द वे इट वर्क्स इज दैट गवर्नमेंट डजंट स्पेंड, अभी यहाँ पे बजट में एलोकेट होता है, वहाँ पे आपके नाम पे प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी होता है।
तो जहाँ खर्च करना है एवरीथिंग इज लेफ्ट टू यू, एवरीथिंग इज मार्केट रेट्स, इवेंचुअली वी हैव टू मूव देयर. तो यू कांट रिस्ट्रिक्ट. अभी वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर स्पेंडिंग लेस इज बिकॉज वी हैव रिस्ट्रिक्टेड ऑल द प्राइजेस. तो मतलब वहाँ पे क्या है कि मैंडेटरी आपको एक फसल बीमा योजना टाइप है क्या वहाँ पे? हाँ, तो इंडिया में भी है. मैं आपको तेलंगाना का एक स्कीम बताता हूँ. तेलंगाना हैज दिस स्कीम कॉल्ड राइतु बीमा. राइतु बीमा में ये है कि एवरी फार्मर इन तेलंगाना इज लाइफ इंश्योरेंस, हैज अ लाइफ इंश्योरेंस. 5 लाख रुपए. कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कि जब वो अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो सरकार पैसे देगी, ऐसा नहीं होता. द स्टेट गवर्नमेंट यूज टू, अभी नाउ तो अभी बहुत फ्री भी दे रहा है, आई डोंट थिंक इनके पास पैसा होगा. प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट दे वुड बाई LIC पॉलिसी सबके नाम पे. 4,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट वुड पे LIC टू इंश्योर ऑल फार्मर्स ऑफ तेलंगाना. अगर कोई किसी का मृत्यु होता है तो सीधा LIC से पैसा आता है. करप्शन भी नहीं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीवियस गवर्नमेंट करप्ट ही नहीं था, कुछ वो मुझे पता नहीं, बट इस स्कीम में इस पर्टिकुलर स्कीम में कोई फार्मर अगर तेलंगाना में लास्ट 2 लाख लोगों को मिला है, मतलब इंश्योरेंस क्लेम. आप समझिए इसका महत्व देखिए. अगर किसी का डेथ हो जाता है सीधा LIC से 5 लाख करोड़. जितने बच्चे स्कूल डिसकंटिन्यूएशन वुड हैव स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दिस. Imagine some young child, some farmer dies, you know, and I discovered in the process, lot of people die because of reasons like snake bite. अभी भी चल रहा है. So many people die. And then what would happen? उनका लोन होता है, you know, they would have to sell house और education बंद हो जाता. सब this will prevent. So ultimately Ayushman Bharat will have to go on that mode, where you buy private insurance and let people choose कहाँ जाना है. And market will, once you are willing to pay market price, ये फैसिलिटीज आ जाएंगी. आप पोल्यूशन, मान लीजिए अगर हम हेल्थ बीमा मतलब सबका लेते हैं कि अगर मान ली कोई स्टेट गवर्नमेंट ही करे, दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे अगर कोई सबका बीमा करना चाहे तो कितने 2.5-3 करोड़ लोग हैं, तो उनका सभी का बीमा किसी 4-5 कंपनीज जो भी हैं, 10 कंपनीज जो भी हैं, उनके थ्रू लेट देम चूज. राइट. और जिस तरीके का मतलब उसमें हम प्लान्स बना सकते हैं, सरकार प्लान बना सकती है, आप ये चूज कर सकते हो. तो कितना खर्चा एक एस्टिमेशन? अभी जो इंश्योरेंस मार्केट इतना मैच्योर नहीं है इंडिया में. अच्छा. हमने एक कैलकुलेशन किया कि आयुष्मान भारत में पर हेड एक्सपेंडिचर इज 2,000 रुपीज. अच्छा. द चीपेस्ट पॉलिसी इफ यू वांट टू गिव 5 फैमिली, एंटायर फैमिली कवर करता है 5 लाख, इज अराउंड 20,000. इसका बजट 10 गुना बढ़ेगा. राइट. यही फैसिलिटी आपको देना है, 10 गुना बढ़ेगा. बट अगेन लीनियर नहीं होगा. जब इतने लोग आएंगे ना, इंश्योरेंस का मेन प्रिंसिपल ये है कि जब व्हेन यू इंश्योर अ लॉट ऑफ पीपल, प्राइस फॉल्स. क्योंकि जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर में क्लेम, द क्लेम प्रोपोर्शन विल फॉल. इंश्योरेंस कंपनी विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन. सो 20,000 नहीं रहेगा. तो व्हेन एवरीबडी इज इंश्योर्ड इट मे कम टू मे बी 10,000. आई डोंट नो. तो ये तो एक्चुअल साइंस है, इसको साइंटिफिकली एस्टिमेट करना पड़ेगा. बट तब ये 2,000 पे नहीं होगा. इट विल हैव टू बी मोर. देन गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन क्रिएटिंग, जैसे इन्होंने NPCI क्रिएट किया, दे हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि वेयर इंश्योरेंस कंपनीज कैन असेस इसका हेल्थ क्या है, देन द इंश्योरेंस प्रीमियम विल फॉल. सो अल्टीमेटली आई थिंक, मुझे लगता है कि 3-4 टाइम्स इससे ज़्यादा बजट चाहिए होगा इफ़ यू वांट टू गो दैट मोड. अभी जो 7,000 करोड़ है उसको 30 या 40,000 चाहिए होगा. ये काफ़ी इंट्यूटिव नहीं है कि अगर हम हेल्थ पे फोकस करें तो GDP कैसे इम्प्रूव होगा? हाँ, तो ये मैंने रिसर्च किया है. ये तो मैंने देखा है डेटा में. तो मैंने क्या किया कि आई लुक्ड एट वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा एंड तेलंगाना. क्यों? ये 4 स्टेट आयुष्मान भारत इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया. उनका खुद का उनका स्कीम है. इन 4 राज्यों के जो बॉर्डर स्टेट है वर्सेस नेबरिंग स्टेट्स का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स वर्सेस नेबरिंग स्टेट्स के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं. तो आप देखिए, अगर आप कर्नाटका और तेलंगाना का कंपेयर करेंगे, महबूबनगर और रायचूर, अब फिजिकली अगर आप जाओगे यहाँ पे, जब बॉर्डर क्रॉस करोगे, लोग, पीपल आर सिमिलर, एब्सोल्युटली सिमिलर, एवरीथिंग सिमिलर. तो अब क्या हुआ, तेलंगाना में ये नहीं आया, कर्नाटका में आया आयुष्मान भारत. देन आई लुक्ड एट व्हाट इज द इम्पैक्ट इट डज. इट हैज़, फर्स्ट आई लुक्ड एट लोन डिफॉल्ट रेट. इनका जो लोन है ना, डिफॉल्ट रेट फॉल्स बाय 30%. जिनको आयुष्मान भारत मिला है उनका डिफॉल्ट रेट 30% कम हो गया उसके बाद. क्यों कम हो? डिफॉल्ट रेट और हेल्थ इंश्योरेंस का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है, 2 रीजंस.
जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर हो, इंडिया में 60% ऑफ योर हेल्थ एक्सपेंडिचर इज आउट ऑफ पॉकेट। इसका मतलब यह है कि जब बीमारी आ जाता है उसके बाद खुद जेब से पैसा देता है आदमी। 60%। डेवलप कंट्रीज में 10% है ये। मतलब बीमारी तक इसके बारे में सोचो मत, एक बार आ गया उसके बाद पैर पकड़ो, कहीं जाओ, पूछो किसी से, ऐसे पैसा इकट्ठा करके, ऐसा ही होता है ना बहुत जगह। 60% है। ये ड्रामेटिकली कम होता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे आयुष्मान भारत आ रहा है वहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, और किनका कम हो रहा है? बॉटम 10% ऑफ द पॉपुलेशन। टॉप में कोई फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट कवर्ड। बॉटम 10 आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। सेकेंड जो चीज़ कम हो रहा है, जब आपके पास बीमा नहीं है आपको थोड़ा पैसा बचा के रखना पड़ता है। अगर कुछ, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी सेविंग्स, अगर कल कुछ हो जाए। जब आपके पास इंश्योरेंस है, दैट प्रिकॉशनरी सेविंग इज गोइंग डाउन। तो लोन रीपेमेंट करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों कारणों के वजह से, हेल्थ इंश्योरेंस के वजह से, नॉट ओनली एज पीपल्स लाइफ इम्प्रूविंग, दे आर रीपेइंग देयर लोन्स। इसकी वजह से उनका एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो पॉन्ड अभी कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ेगा। सो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स जीडीपी। सो हेल्थ का जो मल्टीप्लायर है, 1 रुपए जो 3 से 4 है। इंफ्रास्ट्रक्चर में द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज 1.5 to 2। 1 रुपए डालोगे, वो भी when you execute it well, but इसमें ना it is easily 3। मतलब तो 1 रुपए डालोगे तो 3 रुपए, क्योंकि इतना लॉस हो रहा है ना। जो प्रोडक्टिव, अगर आप ये आपको, अगर आप डिफॉल्ट करते हो, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं, मान लीजिए आपके पास टैलेंट है, आपके पास फार्म है, टैलेंट है, आप ग्रो कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ बिजनेस कर सकते हो, पर आपके पास एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, तो आप जो एक्स्ट्रा जीडीपी जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो वो नहीं होता। So that extra GDP that now this health or access to credit is enabling that extra GDP. The problem is it is not very jazzy. मैं ये कहूँ कि पानी पूरी वाला instead of selling 100 he will make 200, ये कहना इतना, मतलब it adds up, but इतना jazzy नहीं है। But eventually उसका जो impact है इससे ज़्यादा है। मतलब I'll give you one experiment and this is all research based. एक रिसर्चर है, ये एक पैर है, मैकेंजी और वुड्रॉफ, मैकेंजी एंड वुड्रॉफ, एंड ये टॉप जर्नल में पब्लिश्ड पेपर है। इन्होंने क्या किया, विश्व के बहुत सारे देशों में ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। श्रीलंका में किया, अफ्रीका में किया है, और इंडिया में अभी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, उनको $200 दे दिया एक्स्ट्रा, ऐसे ही ग्रांट, $200, कई जगह $500 दे दिया, और उनको कहा कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। मतलब बिजनेस का मतलब कोई इक्विपमेंट खरीदो, आपका दुकान बड़ा कर दो, या कुछ ये डाल दो, कुछ भी, रेफ्रिजरेटर ले लो, कोई यू कैन सेल कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। और उन्होंने उसका रेट ऑफ रिटर्न मेजर किया। द लोवेस्ट दे फाउंड, यू विल नॉट बिलीव दिस, 5% पर मंथ इज द लोवेस्ट। अप टू दे हैव फाउंड इन सम प्लेसेस अप टू 20% पर मंथ। इतना ज्यादा? 5% मंथ। जो गरीब आदमी को, वो जो छोटा बिजनेस कर रहा है ना, उसको अगर आप 1 रुपए देते हो पर मंथ, इट इज जनरेटिंग 5%। लेट्स टेक देयर लोएस्ट एस्टिमेट, और उसमें भी डिस्काउंट देंगे, लेट्स से 3%। 3% का मतलब क्या है? 36% नहीं, देखिए कॉम्पाउंडेड है, 40-45% अ ईयर इनका रिटर्न। बैंक लोन कितने में मिलता है? 8%, 10%, बट इन लोगों को लोन नहीं मिलता। बैंक इज विलिंग टू लेंड एट 10%। देयर इज अ बिजनेस विच इज जनरेटिंग 45%, इनको तो पैसा नहीं मिलता। अभी जो स्कीम आया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्वनिधि, स्वनिधि, हाँ, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है? हाँ, उसका, क्योंकि ये तो वही स्कीम है। हाँ, so that's a move in the right direction. So पहले let me answer your previous question. So ये हेल्थ, अगर इन ऐसे लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो जाए, ऐसे लोगों का एजुकेशन इंप्रूव हो जाए, इफ दे लर्न मोर मॉडर्न टेक्निक्स, जो जीडीपी का जो मल्टीप्लायर है ना, इज क्रेजी, अनबिलीवेबल। मतलब ये कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको भी चाहिए। ये दिस इज नॉट दिस वर्सेस दैट। ऑल दैट आई एम सेइंग इज, इसमें 1-2 इनको ज़्यादा चाहिए भी नहीं, 1-2 लाख करोड़ चाहिए। यहाँ पे 15 लाख करोड़ करने से, यहाँ पे 13 करोड़, वहाँ पे 2 लाख करोड़ डाल दो। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। 2 लाख करोड़ विद रिफॉर्म्स चाहिए। Yes, that is very important. That will have a very, very meaningful impact. Now on the PM Swanidhi. PM Swanidhi is exactly this. इसमें क्या होता है कि दी स्ट्रीट वेंडर्स गेट 10,000 रुपीज़ फर्स्ट राउंड। अगर वो रीपे करते हैं देन 20,000 मिलता है, फिर रीपे करते हैं तो 50,000 मिलता है। द प्रॉब्लम इसमें पॉजिटिव ये है कि हमने एक सर्वे किया था,
इसमें हमने ये पाया कि 98% ऑफ देम इनके पास कोई लोन नहीं, अब तक किसी फॉर्मल सेक्टर से उनको लोन ही नहीं मिला है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमने ये देखा, ये 10,000 रुपये जो जब जिसने भी इन्वेस्ट किया ना, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वही है मैकेंजी और वुडरूफ, 7 से 8% पर मंथ। इसको साइंस कहते हैं। साइंस ये है कि व्हेन यू रिपीट इट इन अदर प्लेसेस एंड रिप्रोड्यूस द सेम थिंग, दिस इज सोशल साइंस, दिस इज सोशल साइंस, दिस इज एक्चुअल सोशल एंड साइंस इज हैपनिंग। साइंस इज हैपनिंग। उनका जो नंबर है वही हमें भी मिल रहा है इधर। उन्होंने श्रीलंकन में किया, हमने यहाँ किया, उसी रेंज में इनका रेट ऑफ रिटर्न, वही हालत यहाँ पे भी, इनको लोन नहीं मिल रहा है, राइट। एंड दैट वे दिस इज अ ग्रेट मूव। बट द प्रॉब्लम ये है कि वही सरकारी मेंटालिटी, राइट। इंटेंशन बहुत अच्छा है, इंटेंशन बहुत अच्छा है कि 10,000 50,000, बट अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, 50,000 के बाद आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको बैंक से लोन मिलना चाहिए, मतलब बैंक हो, NBFC हो, फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलना चाहिए। वो होगा कि नहीं पता नहीं, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अगर वो नहीं होगा तो ये इट्स लाइक अनदर गिव अवे टाइप। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये जो लोग कितने लाख लोगों को मिला है, 76 लाख लोगों को पैसा मिला है, तो एक मुद्रा में भी शायद लोगों को यही मिसकंसेप्शन था कि अगर हम इन गरीब लोगों को पैसा दे रहे हैं लेकिन पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन स्वनिधि में तो ये सत्य नहीं है। थोड़ा बहुत है, बट इतना थोड़ा भी मॉनिटरिंग नहीं होता स्वनिधि में प्रॉब्लम है। थोड़ा बिफोर टॉकिंग पॉजिटिव, एक प्रॉब्लम ये है कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू बैंक्स। बैंक के लिए ये 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको, मतलब बिकॉज देयर इज प्रेशर वो करेंगे, बट दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल मॉडल फॉर बैंक। आपको कुछ और मॉडल सोचना होगा जिसको ये 10, 20, 50,000 इज प्रॉफिटेबल। बैंक का कॉस्ट इतना ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट, कि ये लोग 10, 20, 50 से नहीं कर पाएंगे। बट आप डिफॉल्ट रेट की जो बात कर रहे हो, 10% से कम है। 10% से कम है, मतलब 100 अगर 90 लोग रीपे कर रहे हैं, मतलब अगर 100 स्ट्रीट वेंडर्स उनको पैसा मिल रहा है, तो 90 जो हैं वो रीपे कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट। दूसरे राउंड में मुझे पता नहीं, फर्स्ट राउंड में हमने देखा था। और ये तब रीपे कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं, बैंक इज नॉट इवन आस्किंग देम, मतलब बैंक इज कंसिडरिंग इट एज CSR, कॉर्पोरेट मतलब PMO से प्रेशर है तो दे दिया, अब गया तो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 10,000 रुपए के लिए कौन चक्कर काटेगा? फिर भी हो रहा है। अगर आप इसको कोई और मॉडल से जोड़ दो, जैसे मैं आपको, बिकॉज टेम्पल यू नो देयर इज वन मॉडल दैट आई एम स्टडीइंग वेरी केयरफुली, जो इस 10, 20, 50 में स्पेशलिस्ट है, जिनका कॉस्ट कम है, इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, तब मुझे लगता है इसका डिफॉल्ट रेट 5% होगा और इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट इज गिविंग एट 7%, शायद 7% पे आप 7% नहीं चाहिए इनको, इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है 40% है बॉस। आप 14 में दे दो, 15 में दे दो, 20 में दे दो, तब भी उसको प्रॉफिटेबल होगा, एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड रिकवरी मैकेनिज्म। दैट इज वेयर डिजिटल एंड हैविंग फीट ऑन स्ट्रीट, लो ओवरहेड जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लोकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। यू कांट हैव अ मोनोलिथिक बैंक। टेम्पल मॉडल क्या है? टेम्पल मॉडल ये है कि एक एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये टेम्पल है धर्मस्थला। मैं ये हो ही नहीं सकता कि मैं 1 घंटा बात करूं और मेरे गांव के बारे में, होने ही वाला था होने वाला ही था, और मेरे रीजन के बारे में बात नहीं करूं तो हो ही नहीं सकता, राइट। मैं कोस्टल कर्नाटका से आता हूं, वहाँ पे एक टेम्पल है धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर टेम्पल। उन्होंने क्या किया कि दे हैव स्टार्टेड अ मॉडल, श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें बहुत करते हैं, स्किल डेवलपमेंट बहुत करते हैं। एक ये है उसमें कि दे हैव अ सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको लोन मिलता है। कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। ये लोग सिर्फ एजेंट है, बैंक से 9% में ये फंड लेके दे लेंड इट टू SHGs एट 14%। इनको भी 4-5% का इंटरमीडिएशन मिलता है। बट ये लोग क्या करते हैं, बिकॉज दे आर लोकलाइज्ड एंड दे अंडरस्टैंड द पीपल वेल, दे हैव वेरी गुड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। 8,000 उनका फाइनेंशियल सर्विस कंसल्टेंट्स है। They guide those women to make, to produce, to factories है कि किसी लोगों का, and become entrepreneurs. And अभी जो उनका है, total number of women who gotten loans is 55 lakhs. 55 lakh. 50 लाख? 55, 55 लाख? 55, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, 55 लाख, 55. And the इतने लोगों को लोन मिला है? इतने लोगों को लोन मिला है।
टोटल जो लोन अभी तक मिला है ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 लाख करोड़ है अभी एक बैंक एक टेम्पल के थ्रू। टेम्पल के थ्रू। अभी जो आउटस्टैंडिंग है, ये तो हिस्टोरिकल है, अभी जो आउटस्टैंडिंग है 25,000 करोड़ है। इफ यू आस्क देयर आउटस्टैंडिंग टुडे, इट इज 25,000 करोड़। एक टेम्पल एक विलेज में जो ऑपरेट करता है 25,000 करोड़। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एनपीए पता है आपको? डिफॉल्ट रेट जीरो। जीरो 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 है डिफॉल्ट रेट, जीरो, 1 रुपए भी नहीं। एनपीए जो बैंक, इसीलिए बैंक खुशी खुशी दे रहा है ना। कौन दे रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। क्यों बैंक दे रहा है 9% में इनको? क्योंकि उनको पता है डिफॉल्ट रेट जीरो है। कोई लीगल गारंटी नहीं दे सकते वो। ऐसा नहीं है कि ओनली बेस्ड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड, ओनली बेस्ड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड एंड ट्रस्ट। एंड लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ ये हो रहा है कि भगवान के डर से लोग रीपे कर रहे हैं। नहीं है, वी आर, मैंने वहाँ जाके उन लोगों से बात भी किया कैसे उनका प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ इनका प्रोसेस। दिस इज द, अभी सारे देश में अब प्रधानमंत्री ने भी ड्रोन दीदी और ये सब लखपति दीदी ये सब लॉन्च किया ना। दीज पीपल आर वेरी डिफरेंट, दे डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडी से नहीं चलता ये। थोड़ा बहुत सब्सिडी लेते हैं सेल्फ वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो उसमें तो लेते हैं, बट दिस इज द ओनली मॉडल विच वर्क्स विदाउट सब्सिडी फर्स्ट। सेकेंड, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कोई ऑफिसर कोई ये नहीं कहता इसको दे दो उसको दे दो। दैट इज एक्चुअली व्हाई इट वर्क्स। हाँ, द थर्ड मोर इंपॉर्टेंट रीजन है टेक्नोलॉजी। इनको ना जो एक ग्रुप फॉर्म होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन। भारत में इनको छोड़ के कोई और एजेंसी ऐसा नहीं है जिनके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड हो। बाकी जगह जो लोन देते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है उसका डिजिटाइज रिकॉर्ड नहीं है। सी, ग्रुप लोन में 2 मॉडल होते हैं, एक तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप। जॉइंट लायबिलिटी इज वेरी पॉपुलर। इसमें क्या होता है, मैं और आप दोनों साथ में लोन लेते हैं। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो मुझे भरना पड़ेगा, मैं करता हूं तो आपको भरना पड़ेगा। ये सबके पास रिकॉर्ड है। बट सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा नहीं होता। लोन ग्रुप को मिलता है, आपके नाम पे या मेरे नाम पे नहीं मिलता। लोन मिलता है ग्रुप के नाम पे। बट ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है ये बैंक को, जो भी बाकी राज्यों में जो लोन दे रहे हैं ना उनको पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, इनके पास सब डिटेल्ड रिकॉर्ड है। कौन लोन ले रहा है, क्या कर रहा है, कंजम्पशन के लिए, शादी के लिए ले रहा है, बिजनेस के लिए ले रहा है, कब रेप किसने। सी, एनपीए जीरो, इसका मतलब डिफॉल्ट थोड़ा बहुत देर, एनपीए 90 डेज हो जाना चाहिए ना। सम पीपल डिले सब होता है। कौन डिले करता है, कब रिपे करता है, यू नो व्हाट आर दे यूजिंग फॉर। इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? कोई बिजनेस कर रहा है, अगर इनके दो सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस कर रहे हैं, इससे सीख के इसको कुछ बता सकते हैं क्या बिजनेस में, और क्या हेल्प इनको मिल सकती है, ये सब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास रिकॉर्ड है, एक्टिवली मॉनिटर करते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इंटरेस्ट है। जो लोग करना चाहते हैं ना उनको, दे हैव अ जेन्युइन डिजायर टू मेक अ डिफरेंस टू दैट प्लेस, वो है। और इन्होंने आप उनको बुलाना चाहिए इसमें, यू नो आप इसमें एजुकेटेड है। उनका नाम है डॉक्टर मंजुनाथ, जो रन करते हैं। वो ही इज द सीईओ। इनके पास यू नो दे आर यूनिक इन दिस कंट्री। ये मॉडल तो डिस्कस क्यों नहीं हो रहा है? ये डिस्कस मैं तो कर रहा हूँ ना, तो नहीं, ये तो पहली बार मतलब इस तरीके का मॉडल हमको न्यूज में भी नहीं आया कहीं पे। तो ये सिर्फ रिलीजन की वजह से नहीं है। हमने देखा क्रिश्चियन बोरोवर्स है, मुस्लिम बोरोवर्स है, वो भी रीपे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं, मे बी दिस इज नॉट गुड, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास पैसे ही नहीं है और भगवान के डर से अपना सब बेच के वो रीपे कर रहा है, दैट मे नॉट बी वेलफेयर एनहांसिंग। समटाइम्स डिफॉल्टिंग इज ओके, क्योंकि अगर मान लीजिए ड्रॉट हुआ है, कुछ नहीं है, डिफॉल्ट करके अगर उसका खाने का प्रॉब्लम हो गया तो सच अ थिंग इज नॉट गुड। सो देयर इज अ क्रिटिसिज्म कि मे बी भगवान के डर से लोग खाना पाना सब छोड़ के लोन रिपे कर रहे हैं, वो नहीं है। आप पहले वहाँ मेरे यहाँ आके देखिए, इट्स अ वेरी रिच प्लेस। ऐसा कोई पॉवर्टी, आप कोई इफ़ यू ट्राई हायरिंग अ मेड यू विल रियलाइज आपको कोई नहीं मिलेगा, राइट? तो बट हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है। हमने वो भी देख रहा है कि जो नॉन हिंदूज है, जो मंजुनाथ डिवोटीज नहीं है, वो भी रीपे करते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट एग्जांपल कि ये जो जब सिस्टम्स डिसेंट्रलाइज करते हैं हम, तो कितने ब्रिलियंटली वर्क कर सकते हैं। बट हम मासिव स्केल पे इसलिए नहीं करते क्योंकि ऊपर जो बैठे लोग हैं वो ट्रस्ट नहीं करते इन लोगों को। हाँ, तो सर एवरीथिंग यू कैन ड्राइव थ्रू नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक्स, यू नीड पीपल हु आर रियली मॉनिटरिंग होना चाहिए,
अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अगर वो लोग फ्रॉड करते हैं कोर्ट में, वो सब होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, बट डिलीवरी कैन नॉट बी ओनली थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर्स. You have to start trusting this kind of non-governmental setup also, and there are many of them. There are many of them. RSS के बहुत है जो करते हैं काम. तो this is one example, and ये लोग, these people are willing to help replicate this elsewhere. अच्छा. हाँ, they are willing. मैंने बात की इनसे, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहेगा तो हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, कहीं और राज्य में हम ये कर सकते हैं, गुरुद्वारा कर सकता है, तो ये चर्च तो कर सकता है. अभी जैसे श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो बना हाँ, है तो वो कर सकते अयोध्या हैं. में, उनको करना चाहिए. हाँ, कर सकते हैं. बनारस में हाँ. काशी विश्वनाथ जी हाँ. मंदिर है, हाँ, वहां कर पे सकते करना हैं. चाहिए. हाँ, कर सकते हैं. ये तो चलेगा. हर जगह कर हाँ. सकते हैं. हाँ, तो ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको नहीं कहा, हाँ. इनका जो इंटरेस्ट रेट है 14% है. बाकी जो भी माइक्रो फाइनेंस है 26 से कम नहीं है. इनका 14% है. 14% में प्रॉफिटेबल है, ये लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. प्रॉफिट कमा रहे हैं, डिफॉल्ट रेट नहीं है, कम इंटरेस्ट रेट है, एक्सेस टू क्रेडिट इंप्रूव हो रहा है, इससे अच्छा मॉडल कहाँ एंड होगा? वुमेन, and all the borrowers are women, and we have an example where the problem is solved. ऐसा नहीं, there could be issues, सभी में होता है, कुछ ना किसी को तो कोई परेशानी इसमें भी हुई होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ. बट आप देखिए स्वनिधि मॉडल और ये मॉडल में डिफरेंस ये है कि ये नेचुरली इट केम फ्रॉम द ग्राउंड. सो वी हैव टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Nationalized bank or government office is not a solution to all problems. You have to identify society solving problems like this and promote them. मतलब इनको कहीं और आपने जैसे अयोध्या में कर सकते हैं, गुरुद्वारा में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो जैसे प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं हम, तो एजुकेशन, हेल्थ हो गया, और ये जो तीसरा हमने जो डिस्कस किया है, ये कहीं ना कहीं एक्सेस टू कैपिटल और क्रेडिट हो गया. तो ये 3 हो गए. क्या इनके अलावा भी प्रोडक्टिविटी के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मतलब हमने डिस्कस किया इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. बट वो तो अच्छा इम्प्रूव हो रहा है रैंकिंग. अभी रैंकिंग तो बंद हो गया, एज यू नो, वर्ल्ड बैंक डज नॉट पब्लिश. सो रैंकिंग में एक इंसेंटिव, एक रिसर्च है इंसेंटिव में एक प्रॉब्लम है. जब आप एक्सप्लिसिटली कोई क्राइटेरिया पे इंसेंटिव देते हो, द फोकस विल बी ऑन द आउटकम, प्रोसेस को कोई यही हो रहा था ना. और वो क्या था कि उस रैंकिंग में शायद दिल्ली और मुंबई, इस 2 ही शहरों के बेसिस पे वो तो पूरे सिर्फ देश वहाँ की पे रैंकिंग रिपोर्टिंग जहाँ पे मेजरमेंट होगा वहीं पे इम्प्रूव करो. हाँ, तो बस वहीं पे. हाँ, तो इससे इम्प्रूव नहीं होता. ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये रैंकिंग बंद हो गई. अब हम मतलब एक्चुअली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहाँ दिक्कतें हैं, क्योंकि लोग तो बहुत कंप्लेंट करते हैं. अगर आप ट्विटर पे जाओ और जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो रन कर रहे हैं कंपनीज, और जो और जगह बिजनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं अभी भी. आज भी 10 साल हमको हो गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते कहते. लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज़ें क्या हैं इस? एक बात हमें माननी पड़ेगी, पहले से कंपेयर करोगे तो इम्प्रूव हो चुका है. पहले की तो बात ही मत करो. हमको तो बात करनी नहीं है पहले की. तो पहले तो बैंक का जो हालत था, वो तो अनडाउटेडली है कि पहले से आज बेटर है. वहां से, लेकिन हम आज से कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो बट प्रॉब्लम यही है ना, अगर आप, इनका प्रॉमिस क्या था इस सरकार का, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. गवर्नमेंट साइज यू विल नॉट बिलीव, जीडीपी में गवर्नमेंट का साइज 15% है, यूपीए 1 से ज़्यादा है, मिनिमम नहीं है. सो बिकॉज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेड मॉडल है, इसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए तो टैक्स चाहिए तो आप लोगों के पीछे पड़ोगे. अगर पढ़ोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा. यही से नोटिस, मतलब एक बार आपने टैक्स ऑफिसर को टारगेट दे दिया, उसके बाद आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ईज ऑफ बिजनेस करो. तो उसे टैक्स कैसे लेके, ऐसे नोटिस देने पड़ेंगे. तो पहले आपको द साइज ऑफ द गवर्नमेंट शुड गो डाउन. 15% से यू शुड गो बैक टू 12%. व्हाट डू यू मीन बाय साइज? साइज ऑफ द गवर्नमेंट इज टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इस साल इज 44,50,000 करोड़. ओके. जीडीपी 296 लाख करोड़, 15% हो गया. एंड उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अगर आप ऐड करोगे तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेंटर और स्टेट मिला के विल बी 80-85 लाख करोड़. 85 लाख करोड़, जो 330 लाख करोड़ इस 300 लाख करोड़ क्या है हमारा इनकम है, सबका इनकम, उसमें 80-85 लाख करोड़ गोज टू गवर्नमेंट, इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो देर आर ओनली वेज, आइदर दे टेक इट एज टैक्स और दे टेक इट एज बोरोइंग. अगर बोरोइंग करोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, टैक्स से लोगे तो परेशानी होगी लोगों को.
ऐसे आपको टैक्स ज़्यादा करने में ऐसे नोटिस देने पड़ेंगे. तो यू हैव टू बी विलिंग टू ब्रिंग डाउन द साइज ऑफ द गवर्नमेंट. वो कैसे होगा? वो ऐसे ही मतलब इतना एवरी सम ऑफ द एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब दिस ईयर. आई वाज वरीड. मतलब जैसे कि इस बार किया इस बार इलेक्शन ईयर में फ्री भी किसान सम्मान निधि को डबल करना, दे कुड हैव इजीली डन इट. पैसा भी था उनके पास. ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब पैसा नहीं हो नहीं करना बड़ी बात नहीं है. जब आपके पास अब पंजाब में अगर आप फ्री भी नहीं कर कैसे करेंगे, पैसे नहीं. बट यहाँ पे इनके पास पैसा भी था इस साल, फिर भी नहीं किया. तो ये जो फिजूल की मतलब टोटल फ्री भी है जिससे कोई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होता, जैसे रैंडमली कैश देना, वो सब बंद करना पड़ेगा. एंड दिस ईयर दे हैव सेट एन एग्जांपल. दे कुड हैव इजीली. मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे किसान सम्मान निधि से एक रिसर्च भी है जिसमें दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है. बट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का कोई देयर आर अदर वेज, जैसे हमने डिस्कस किया. फ्री देने से नहीं होता. तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री, कोई स्टेट अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता है तो उनको पिनलाइज करना पड़ेगा. मतलब उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी रेट सेंटर में डबल कर देना चाहिए. मतलब सो ये ऐसे गवर्नमेंट साइज कम करना पड़ेगा आपको. जब गवर्नमेंट साइज कम होगा तब आपको टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. सो बोरोइंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो देन यू विल इफ यू डोंट हैव इट, ईज ऑफ बिजनेस नहीं होगा. दूसरा ये है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी गवर्नमेंट लेड. मैं दूसरे पे आने से पहले हाँ. ये तो आपने बहुत अच्छा लिंक जो किया है, राइट. कि हम जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जो फ्रीबी और ये जो कल्चर है, ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लिंक्ड है. हाँ. तो डायरेक्टली लिंक्ड है. ऐसा नहीं होगा कि अभी देखिए कर्नाटका में अगेन एवरी 15 मिनट्स आई हैव टू गो देयर. अभी इन्होंने सारा टैक्स बढ़ा दिया. मैंने उस दिन ही कहा था जब हमने बात किया था कि 50-60 हज़ार करोड़ वो प्रिंट नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने क्या किया, लिकर पे बढ़ा दिया, फिर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया, सेस भी सेस लगा दिया, अभी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बढ़ा दिया. तो वो और जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सख्ती बरसेंगे क्योंकि उनको रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए. सख्ती से वही होगा, आप सबको जहाँ पे डाउटफुल है वहाँ पे भी नोटिस दे देंगे. उसको एक तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और परेशानी. यू हैव टू अदरवाइज इफ यू डिस्प्यूट देयर नंबर यू हैव टू गो टू कोर्ट, केसेस बढ़ेंगे. तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है. गवर्नमेंट साइज एंड ईज ऑफ, यू कांट हैव इट बोथ. ये जो इसका चक्कर है ना, जो दैट गवर्नमेंट इन्वेस्ट एंड इट विल लीड टू हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, ये लोग इसको सब इग्नोर कर रहे हैं. दिस विल बी क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग इन बोलना बहुत कूल है, बट हिस्टोरिकली ऐसा नहीं है. क्राइसिस में होता है. 1929 में, 1930 में डिप्रेशन था, गवर्नमेंट ने किया, वो अलग बात है. बट नॉर्मल टाइम में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा के ग्रोथ नहीं हो सकता. सेकंड, यू वर सेइंग कि गवर्नमेंट इज नॉट एवरीथिंग. Government is not everything. You can't, you have to, it has to be a partnership with, for example, productivity improve करना है ना, तो productivity improve करने के लिए one is to have government offices of skill development. मध्य प्रदेश में एक योजना इन्होंने सोचा था, मुझे पता नहीं कितना इम्प्लीमेंट किया, सीखो कमाओ योजना. सीखो कमाओ योजना क्या था कि if Infosys hire somebody from Madhya Pradesh, some portion of their salary will be paid by Madhya Pradesh government for few years. हाँ, ये था प्लान. अब देखिए लाडली बहना वर्सेस दिस, अगर ये करोगे, सो व्हाई इज फर्म नॉट हायरिंग यू और मी, इज वी आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज मच एज वेज वी डिमांड. इसीलिए नहीं, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है. अल्टीमेटली अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वही रीज़न है कि मैं जितना सैलरी डिमांड कर रहा हूँ उतना प्रोडक्टिविटी है नहीं मेरे पास. अगर उतना प्रोडक्टिविटी नहीं है तो मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगा. आइदर मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन कम करना पड़ेगा या ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा. अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन कम क्यों नहीं करता, क्योंकि घर में ये सब फ्री मिल रहा है, कोई भाई पैसा दे रहा है, कोई जब तक वो चल रहा है कि मैं क्यों कम पे काम करूं. अगर मेरा ये एटीट्यूड है तो ये लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे. तो सरकार का ये है कि एंड प्रोडक्टिविटी इसलिए भी कम है, जो एजुकेशन मुझे मिला है वो सब स्टैंडर्ड है, इसलिए भी कम है. तो आप इसको सॉल्व कैसे करें. वन ऑफ द सीखो कमाओ योजना वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव. इफ इंडस्ट्री हायर सच पीपल, व्हाई आर दे नॉट हायरिंग देम? बिकॉज दे आर नॉट प्रोडक्टिव at the salary at which they are asking. But अगर वो कम सैलरी में आ जाए then they are not unproductive. तो उसका जो डिफरेंस है वो कौन देगा? उसको अगर सरकार देगी. इफ़ यू हायर सो मेनी पीपल, अगर मान लीजिए PLI स्कीम है, PLI में अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऐसा है कि अगर आपका रेवेन्यू इतना बढ़ेगा तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा. गवर्नमेंट विल गिव यू सम इंसेंटिव, राइट? इंस्टेड व्हाई कांट यू डू इट दिस वे? आप ऑक्शन करो
कि मैं 1 लाख नौकरी दे दूंगा, जो भी ज्यादा ऑक्शन में विन, तो अल्टीमेटली PLI बेनिफिट इज लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आपके पास 10,000 करोड़ का आपको देना है, तो जो भी ऑक्शन में जीतेगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा, उसको दे दो ये स्कीम, राइट? सो गवर्नमेंट कैन प्रमोट एम्प्लॉयमेंट लाइक दिस एंड स्किल डेवलपमेंट लाइक दिस, क्लासरूम में बिठा के। अभी क्या हो रहा है स्किल डेवलपमेंट, और ये भी तो है ना कि जो एजुकेशन में हमने चीज़ें खराब की हैं, प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी खराब है, उसकी वजह से ही तो ये स्किल का इशू बाद में जाके करेक्ट, चीज़ें कन्वर्ट होती हैं उसमें, क्योंकि दे आर नॉट अनएम्प्लॉयबल, right? They are unemployable see, they are unemployable at the wage they are asking, हाँ। right? Nobody is unemployable. You are जैसे मनीष सबरवाल कहते हैं कि इंडिया डजंट हैव अ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, वी हैव अ वेज प्रॉब्लम। हाँ, wage problem अगर then, but you can't give very low wages also because that person has to survive. तो वो जो gap है ना, वो कौन, who will fix it? You know, that government can. So let the training happen in Infosys. Let the training happen in a good place. वहाँ पे जो मैनेजर है वो उसको सिखाएगा, उनको ये तो पता चलेगा कि इंडस्ट्री में किन स्किल्स हाँ, की डिमांड है। हाँ, थोड़ा गाली देगा वो मैनेजर, बट काम भी करवाएगा, बट आप सीखोगे, कुछ तो सीखोगे, आप सीखोगे। यहाँ स्किल डेवलपमेंट क्लास में बैठ के कुछ नहीं सीखोगे आप। दिस इज एन एक्सटेंशन जो बैड स्कूलिंग सिस्टम से जो बाहर आए हो, ये स्किल डेवलपमेंट नाम पे फिर 2 महीना 6 महीना फिर से क्लासरूम में बिठा के। एक्चुअली ये तो पूरा नेशनल ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं एक तरीके हाँ, से, तो नेशनल मूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसको CSR करो, सभी कंपनीज, सभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप, सभी से जोड़ दो, सभी से जोड़ दो और इंसेंटिवाइज करो इनको हायर करने में। दे विल गेट लॉट ऑफ पीपल, न्यू पीपल, एंड दे कैन ट्रेन देम। यस, उस पे उनके एज अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, राइट, उनको बहुत अच्छे लोग भी मिल सकते हैं ट्रेन करके, राइट, जिनको वो उनका कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक चलाया था ना, टीच फॉर इंडिया, आपको याद है? नाउ इसमें क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जिनके पास वीकेंड में टाइम है, जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी, पता नहीं करना क्या है। बहुत लोग ऐसे, आई एम श्योर यू ऑल्सो नो, these are not political people, सब लोग, you know, everything should not be through government. बहुत उनको एक अपॉर्चुनिटी दो कि you can go to your village and you can teach in a school on particular thing, you know, 12th standard के बच्चों को you can teach something which is concrete for 3 months and your company will give you leave, और जो पैसा जो कंपनी का जाएगा उसको CSR ट्रीट करेंगे। और ये सिर्फ मतलब टीच इंडिया वाला तो चलो एक एग्जांपल हो गया, हाँ, टीचर्स का एग्जांपल हो गया, कोई किसी का इंटरेस्ट है टीचिंग में, हाँ, और वो उनको टेस्ट करना चाहता है कि भाई मैं पढ़ा सकता हूँ या मैं कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ाते हो तो बहुत कुछ सीखते भी हो। अब आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे जो जनरेशन है, यूथ जो है, जो बोला जाता है कि बहुत सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड हैं, बट उससे ज्यादा वो कंफ्यूज्ड हैं, हाँ, कि हम करें क्या, हमारा इंटरेस्ट हमें नहीं पता है। लेकिन अगर वो 5 जगह फैक्ट्री में जाके कहीं काम देखेगा कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो कहीं तो इंटरेस्ट बन सकता है और वहां से वो सीख भी सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मासिव लेवल पे प्रोग्राम होना चाहिए नेशनली। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर, NGO सारे इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सब अल्टीमेटली अभी प्रॉब्लम ये है कि ये कोई बैंक को ऑर्डर करके नहीं होगा। So ultimately we have to involve broader society, and जैसे स्वच्छ भारत इन्होंने चलाया, which worked really well, you know, आज even children have some conscious of cleanliness. You know, one of the greatest thing this government has done is, you know, आप देखेंगे हमारे जनरेशन को उनका कुछ नहीं होगा, but at least the children have learned something from the prime minister. You know, they associate prime minister with cleanliness. ऐसा कुछ mass movement करना पड़ेगा skill development के लिए, where employees can go, they go back to villages, teach people, they can work in companies for few days. इससे companies will suffer a little bit, but उसको CSR में कर दो। CSR 2% प्रॉफिट अभी CSR करना। अभी क्या हो रहा है, you are doing politician, MP का इलेक्शन है तो बस स्टैंड कर रहे हैं and all that, but you can do this also. Involving people in governance, I think will be a game changer. और कोई है ऐसा स्टेप जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए? बहुत बड़ा है, enforcement of contracts. Even when the rankings were 60 overall, this was 160 or 170, I don't remember the exact number. It takes like eternity to, you know, settle a case here. Now, this is not my area of expertise. I have no idea exactly how to solve this. Maybe increasing capacity. I've heard that in many cases there are no judges. Technology can help to speed up the process. I have no specific idea as to how to do it. I have not spent time thinking about this, but at least I can tell you this is required.
Recently this Sony Z deal, if you think about, they wanted to merge. And it seemed like a very good on paper, both of them are doing the same thing and same serial and same stuff. And if they come together, I think it looked like a good deal. But then it fell off, whatever may be the reason. Now the issue is each company is suing the other company. Now, if it takes for eternity to settle this, now they won't be able to invest, they won't be able to grow. Others, they can't merge with somebody else. All of this will be a problem. So we have to settle this. It's linked to ease of doing business, but enforcement of contract has to improve. इसको तो मतलब इसके बारे में सोचना पड़ेगा. सरकार, court, Supreme Court, सब लोग, they have to do something on this. Because it directly impacts the ease of doing business. Yes, it impacts, everything impacts ease of doing business. And the same thing कि जो कैपिटल है वो फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये स्टक हो जाता है इसकी वजह से. और हमारा यहाँ पे ये है कि सब इशू पे स्टे दे देता है सर. अभी देखो, आप देखिए बाइजू वाला केस देखिए ना, वो कैसे क्या किया वो अलग बात है. 200 मिलियन उन्होंने रेज कर दिया ना. अब कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये इशू सेटल नहीं होता आप उसको यूज नहीं कर सकते ना. 200 मिलियन है उनके पास, बट सैलरी नहीं दे सकते और कुछ भी नहीं कर सकते. तो ये प्रॉब्लम है. अगर इसमें 1 साल लग गए, 2 साल लग गए, उसी में बंद हो जाएगा कंपनी. तो इसको सेटल करना पड़ेगा. ये बहुत बड़ा इशू है. सर, एक जो कॉन्वर्सेशन पूरा एपिसोड जो मैं करना चाह रहा था, जो अभी फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो रहा है कि जो नेक्स्ट जो उसका रिपोर्ट आएगा उसमें नॉर्थ और साउथ, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन है. पॉलिटिकल भी बहुत हो गया है कि साउथ जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, नॉर्थ जो है वो कम करता है, लेकिन पैसा जो सेंटर से जाता है वो साउथ को कम जाता है, नॉर्थ स्टेट्स को ज़्यादा जाता है, खासकर यूपी बिहार को. तो इस पे मैं एक स्पेशल एपिसोड में करना चाहूँगा. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे. श्योर. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रोफेसर जैसे पढ़ाते हैं क्लास में, उस तरीके से ये है. सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you so much for hosting me.